फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है, तो ये एक स्टोरी है जो पालमपुर से विलेज की स्टोरी है। ठीक है, पालमपुर एक विलेज है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसका ओवरव्यू दिया हुआ है। द पर्पस ऑफ ए स्टोरी इज़ टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ ए हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। इस स्टोरी का पर्पस ये है कि आपको इंट्रोड्यूस किया जाए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जो रिलेट है किसके, प्रोडक्शन से रिलेट करता है। एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी, और ये चीज़ हम एक स्टोरी के थ्रू समझाएंगे आपको। एक हाइपोथेटिकल विलेज है वहाँ पे पालमपुर के अंदर। ठीक है, हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। यहाँ पे हाइपोथेटिकल विलेज का कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक ये विलेज है। ठीक है, ऐसा हम लोग यहाँ पे पालमपुर एज ए एज्यूम करेंगे, और यहाँ पे एक विलेज है जहाँ पे फार्मिंग से रिलेटेड और जो भी वहाँ प्रोडक्शन हो रहे हैं, वहाँ क्या एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है, क्या वहाँ पे किस तरह के इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर एक एज्यूम पॉइंट पे देखेंगे ताकि हम उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर जो ये एक विलेज है, यहाँ पे सबसे मेन एक्टिविटी जो हमारी है वो फार्मिंग है। वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं हमारे वो क्या है, फार्मर है जो फार्मिंग करते हैं। वे सेवरल अदर एक्टिविटीज़ सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ पे और भी अलग अलग एक्टिविटीज़ जो हैं, अदर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि कोई स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, डेयरी का है, ट्रांसपोर्ट है, मतलब कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर छोटे मोटे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कोई दूध का, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह का प्रोड्यूसर है, कोई ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम करता है, मतलब उस विलेज से प्रोडक्शन जो भी हो रहे हैं खेत में वो सारे को उठा के ले जाना, शहर में देना। तो ये सारे एक तरह से ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी करते हैं। तो ये क्या है, आर कैरीड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। ये सब क्या है, एक लिमिटेड स्केल के ऊपर बनाए गए हैं। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। इस तरह की प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है हमारी, वो वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे अब वहाँ पे जो भी खेत में हमें वहाँ प्रोड्यूस करना है, वहाँ पे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, ज़मीन चाहिए, वहाँ का एटमॉस्फेयर वैसा चाहिए, तो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज की ऐसी ज़रूरत पड़ेगी। मैन मेड आइटम्स, इंसान के द्वारा बनाए गए आइटम्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आपने गांव में देखा होगा कि खेती के लिए बैल हल चाहता है, तो लोग अब क्या करते हैं कि बैल के उस पे सर पे बांध के और वो डाल के चलवाते हैं उनको, ताकि वो उनकी खेत जो है वो फर्टिलाइज बनाए। तो कुछ ऐसे मैन मेड आइटम्स चाहते हैं, ह्यूमन के एफ़र्ट्स चाहते हैं, इंसान की जो एफ़र्ट होगी वहाँ पे, जो भी हमारे फार्मर होंगे उनके एफ़र्ट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, साथ ही साथ मनी। तो ये सारे कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, जैसे कि हम लोग स्टोरी ऑफ पालमपुर का स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिज़ायर गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज। इस स्टोरी को पढ़ने से हमें ये पता चलेगा कि कितने वेरियस रिसोर्सेज को कंबाइन किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए, जो भी डिज़ायर गुड्स हमें चाहिए, जो भी सर्विसेज वहाँ विलेज में और जो भी गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उनके लिए कितने वेरियस रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट वहाँ पे पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया एक ओवरव्यू। कहने का मतलब कि इस स्टोरी से हम क्या सीखेंगे कि किस तरह से प्रोडक्शन वहाँ होता है, कैसी विलेज है, वहाँ फार्मिंग क्या है, क्या वहाँ पे उनके जीने का, लाइवहुड जीने का जरिया है, किस तरह के वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्केल है, स्मॉल स्केल्स हैं कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डीपली पढ़ेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। पालमपुर इज़ ए वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेज एंड टाउन। पालमपुर जो विलेज है वो वेल कनेक्टेड है अपने नेबर, जो उनके नेबर विलेजेस हैं और जो टाउन है उनसे वेल कनेक्टेड है। ठीक है, रायगंज अ बिग विलेज इज़ 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। रायगंज एक बड़ा विलेज है
जो पालमपुर के कंपैरिजन में बड़ा है और वो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है। एंड ऑल वेदर रोड कनेक्टेड द विलेज टू रायगंज। जो भी ऑल वेदर रोड का मतलब यहाँ पे है कि पक्की सड़क, ठीक है। यहाँ पे ऑल वेदर रोड मतलब कि हर मौसम में वो रोड चलती रहती है, ऐसा नहीं है कि बारिश हुई तो पानी भर गया, नहीं, वहाँ पे वो क्या है, वो एकदम पक्की सड़क है जहाँ वो हमेशा वो चलती रहती है। और ये कनेक्ट है किससे, द विलेज टू रायगंज, ठीक। एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर, और साथ ही साथ जो उसके नियर में एक स्मॉल टाउन है शाहपुर, उसके साथ भी वो कनेक्टेड है। मतलब पालमपुर एक जो विलेज है जो जहाँ पे कि ऑल वेदर रोड है जो कनेक्ट करता है किससे, रायगंज से, और साथ ही साथ उसके नियर जो शाहपुर स्मॉल टाउन है उसके साथ भी। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड। यहाँ पे बहुत सारे तरीके के ट्रांसपोर्ट्स जो है वो देखे जाते हैं इस रोड पे, स्टार्टिंग फ्रॉम बुलेट कार्ट। जो बुलेट कार्ट्स आपने देखे होंगे, वो टांगा वगैरह जिस पे घोड़े आगे बांधे जाते हैं, बोएगास जो वुडन कार्ट, और बुफैलो के पीछे एक वुडन का कार्ट बांधा जाता है, ट्रक टाइप का जैसे जो देखने में लगता है, वो जो कि लोडेड होता है किससे, जैगरी मीन्स गुड़, क्योंकि गांव में क्या होता है, वहाँ पे गुड़ की खेती होती है, तो वहाँ गुड़ बनाए जाते हैं, तो उस गुड़ को वो लोड करते हैं इस वुडन कार्ट का, जो कि बुफैलो से खींचा जाता है, बुफैलो के थ्रू उसको ले जाया जाता है। एंड अदर कमोडिटीज़ टू, और भी अलग जो कमोडिटीज़ हैं जैसे कि मोटर व्हीकल्स, मोटरसाइकिल्स, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक्स, ये सारी चीज़ें उस ऑल वेदर रोड पे हमें देखने को मिलती है। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिली बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। मतलब पालमपुर ये जो शहर है, यहाँ पे 450 फैमिलीज़ रहती है, ठीक है, जो कि बिलोंग करती है अलग अलग डिफरेंट कास्ट से। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। उस 450 फैमिली जो कि अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती है, उसमें 80 जो है वो अपर कास्ट की फैमिली है, जो मेजॉरिटी ऑफ लैंड, मतलब जो विलेज का एक समझ लीजिए कि आधा से ज़्यादा हिस्सा जो होगा विलेज का, वो उस अपर कास्ट को बिलोंग करता है। उन्होंने उस पूरे आधे से ज़्यादा लैंड को उन्होंने खरीदा हुआ है, वो उनका है, किसका, अपर कास्ट फैमिली, जो 80 अपर कास्ट फैमिली है उनकी, ठीक है। देयर हाउस सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज। उसमें से कुछ जो घर हैं वहाँ पे जो क्वाइट लार्ज मीन्स काफ़ी बड़े हैं, एंड मेड ऑफ ब्रिक्स, बने हुए हैं किससे, ब्रिक्स से, विथ सीमेंट प्लास्टिक मीन्स पक्के घर बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उस विलेज में कच्चे कच्चे घर हैं, ऐसा नहीं है। जो अपर कास्ट की फैमिलीज़ हैं उनके जो घर है वो काफ़ी पक्के घर बने हुए हैं और ब्रिक्स और सीमेंट से बने हुए हैं, ठीक है। द SC मीन्स दलित, जो SC कास्ट के लोग आते हैं, कंप्राइजेज ऑन अ थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ विलेज। जो SC कास्ट के लोग हैं वो पूरे पॉपुलेशन, जो 450 फैमिलीज़ हैं, उनकी जो 1/3 पॉपुलेशन है, ठीक है, उनकी जो 1/3 पॉपुलेशन है, उतने लोग के जो SC कास्ट के लोग हैं वो रहते हैं विलेज के एक कॉर्नर साइड पे, एंड इन मच स्मॉलर सम ऑफ स्मॉलर हाउसेस सम ऑफ विच आर मड एंड स्ट्रॉ। इनके काफ़ी छोटे छोटे घर हैं और कुछ घर तो क्या है, मिट्टी और स्ट्रॉ के बने हुए हैं, ठीक है। तो 450 इंटू 1/3 आप करते हैं तो आपको उनकी पॉपुलेशन एक्यूरेट पता चल जाएगी कि SC की, जो SC के लोग हैं, SC कास्ट से बिलोंग करने वाले लोग हैं, वो कितने पॉपुलेशन के वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द हाउस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। उस विलेज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा घर जो हैं उनके पास इलेक्ट्रिक कनेक्शन अवेलेबल है। इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑल द ट्यूबवेल इन द फील्ड एंड यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस। जो इलेक्ट्रिसिटी पावर्स हैं और साथ ही साथ ट्यूबवेल्स इन द फील्ड। देखिए जैसे पहले क्या होता था कि पहले के समय में जब आप खेतों में जाते थे देखते थे तो वो खेत किस पर डिपेंड करते थे, वो डिपेंड करते थे
बारिश पे, ठीक है। बट अब क्या है, आप जाएंगे तो देखेंगे कि बड़ी बड़ी पाइपें आई होती हैं, ट्यूबवेल्स आई होती हैं जो खेतों में पानी डालती हैं। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा निकाला गया एक मतलब फैसिलिटी है जो फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाता है। और अब तो क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर जो है हमारे वो ऑलरेडी अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स खरीद के लगवा लेते हैं अपने फील्ड में, ताकि उनको पानी की प्रॉब्लम ना हो, ताकि वो आराम से अपनी फार्मिंग कर सके, ठीक है। तो आपको अब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी पावर भी वहाँ पे है और ट्यूबवेल्स भी फील्ड में देखने को मिलेगी। एंड इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस, और ये वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस में यूज़ किया जाता है। पालमपुर हैज़ अ 2 प्राइमरी स्कूल, पालमपुर के अंदर जो है 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं एंड 1 हाई स्कूल्स, ठीक है। देयर वहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और एक हाई स्कूल्स अवेलेबल है। देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट, साथ ही साथ वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि गवर्नमेंट द्वारा रन किया जा रहा है। एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी, साथ ही साथ एक 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी है वेयर द सिक्स आर ट्रीटेड, जहाँ पे बीमार लोग क्या है वहाँ पे ट्रीट किए जाते हैं। The description above shows that Palampur has fairly well developed system of road. इन सारे डिस्क्रिप्शन से, इंट्रोडक्शन जो हमने पढ़ा उसके डिस्क्रिप्शन से हमें ये पता चलता है कि पालमपुर जो है वो फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम है वहाँ पे रोड की, ट्रांसपोर्ट की, इलेक्ट्रिसिटी की, साथ ही साथ इरिगेशंस की और स्कूल और हेल्थ सेंटर्स की, ठीक है। वहाँ पे इतना वेल डेवलप है कि इतनी सारी फैसिलिटीज़ ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल है। तो कंपेयर दीज फैसिलिटीज़ विद दोज इन योर नियर बाई विलेज। अब इन फैसिलिटीज़ को वो अपने आसपास के विलेज के साथ कंपेयर करता है। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजिनरी विलेज, देखिए ये स्टोरी ऑफ पालमपुर क्या है, एक इमेजिनरी विलेज है, ठीक है। विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन, जो कि हमें लेके जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ की तरफ इन द विलेज। जो भी हमारे विलेज के अंदर अलग अलग तरह की प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है उसकी तरफ हमें ये ले जाता है। इन विलेज अक्रॉस इंडिया, विलेज के अंदर जो अक्रॉस इंडिया क्या है, फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। पूरे इंडिया में जो है वहाँ पे क्या है कि प्रोडक्शन एक्टिविटी, मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है फार्मिंग क्या है, एक मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटी रेफर टू एज अ नॉन फार्म एक्टिविटी, और जो दूसरी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो रेफ़र करती है नॉन फार्म एक्टिविटीज़ से, जो कि इंक्लूड करती हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग होगी वहाँ पे होती होगी वो सारी चीज़ें, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग, ये सारी चीज़ें जो आएंगी वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, हम यहाँ पे दोनों तरह की एक्टिविटीज़ पे ध्यान देंगे आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन, जब हम कुछ प्रोडक्शन के बारे में जनरल थिंग्स जानकारी ले लेंगे तब, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। देखिए प्रोडक्शन क्या है, एक तरह से किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने को कहते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को हम जब प्रोड्यूस करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन। और ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरह का कंपनी हो या कोई एक बहुत सारे मेंबर्स से मिल के एक संगठन बनता है, तो उस जगह को, जिस जगह पे वहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वो कहलाता है, ढेर सारे मेंबर्स से जो मिल के बनता है वहाँ पे उस जगह को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए प्रोडक्शन का मेन एम क्या होता है कि वो गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करे जो कि वो चाहता है, दैट वी वांट, जो हम चाहते हैं। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी तरह के गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए। तो देखिए जब भी हमें 4 चीज़ें चाहती हैं तो उन 4 चीज़ों की बात करें तो लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, और फिजिकल कैपिटल्स वगैरह और फिक्स कैपिटल, ठीक। तो पहला होता है क्या, फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड। पहली ज़रूरत हमें, देखिए कहीं पे भी अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन सेट करते हो या आप अगर प्रोडक्शन करना चाहते हो
तो आपको ज़मीन की ज़रूरत तो पड़ेगी, लैंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला रिक्वायरमेंट क्या होता है, आपको लैंड चाहिए एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल। और भी आपको अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, जैसे कि वाटर चाहिए, फॉरेस्ट चाहिए एंड मिनरल चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ की प्रोडक्शन करने जा रहे हो। ठीक है, लैंड तो बेसिकली हर तरह के प्रोडक्शन में चाहिए, पर वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स की ज़रूरत तब पड़ेगी जब आप उस टाइप की चीज़ों को प्रोड्यूस करने जा रहे हो। मिनरल्स की ज़रूरत जैसे कब पड़ेगी, जब आप कोल वगैरह और स्टील वगैरह का प्रोडक्शन करते हो, तब आपको वहाँ पे क्या होगी, नेचुरल रिसोर्स मीन्स मिनरल्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, तब आप वहाँ पे क्या बना पाओगे, स्टील बना पाओगे। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये तब पड़ता है ज़रूरत, आप जिस चीज़ को आप वहाँ पे प्रोड्यूस करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ नेचुरल रिसोर्सेज की वहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर। तो दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है हमारी, लेबर। अब लैंड हो गया और भी जो नेचुरल रिसोर्सेज की नीड है हमें वो मिल गई। ठीक है, तो अब उस काम को और एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेबर की, वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें। पीपल विल डू द वर्क, लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स, कुछ ऐसे प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है जहाँ पे हमें हाईली एजुकेटेड वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए या किसी नेसेसरी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, देखिए दो तरह के वर्कर्स होते हैं, एक एजुकेटेड और एक नॉन एजुकेटेड होते हैं। ठीक, तो हमें किसी भी तरह के वर्किंग जगह पर दो तरह के लोगों की ज़रूरत पड़ती है। एजुकेटेड वर्कर्स के लिए ज़रूरत कब पड़ेगी, जब अगर हम बड़ी बड़ी मशीनें लगाए हैं, कुछ चीज़ें जो प्रोडक्शन हम टेक्निक के थ्रू कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें एजुकेटेड वर्कर की ज़रूरत पड़ती है किसी भी नेसेसरी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। पर अगर हमें सिर्फ बोझा उठवाना है और हमें सामान यहाँ से वहाँ करवाना है या ट्रांसफ़र करवाना है, तो इन चीज़ों के लिए हमें नॉन एजुकेटेड वर्कर की भी इस्तेमाल पड़ती है। ठीक है, तो अदर एक्टिव, देखिए यहीं पे यहाँ पे लिख के दिखा रहा है कि अदर एक्टिविटी रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क्स। ठीक है, ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। दूसरी एक्टिविटी जो होती है वो रिक्वायर करती है सिर्फ मैनुअल वर्क। ठीक है, एजुकेटेड जो होंगे वो टेक्निक वर्क्स करेंगे। ठीक है, और जो अदर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वर्कर, वो क्या होती है, मैनुअल वर्क, जो हाथ के द्वारा की गई वर्क्स है। ठीक, ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर, हर तरह के जो वर्कर्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं लेबर, जो कि हमें नेसेसरी होता है प्रोडक्शन के लिए, किसी भी तरह की प्रोडक्शन के लिए। तो तीसरी रिक्वायरमेंट हमारी होती है फिजिकल कैपिटल। ठीक है, फिजिकल कैपिटल तीसरी रिक्वायरमेंट, द वैरायटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। फिजिकल कैपिटल का कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो भी हमें इनपुट की ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना है, जैसे मान लीजिए अगर हम एक पेंसिल खोलने की फैक्ट्री खोले हैं, ठीक है ना, या पेन बनाने की मेरी एक फैक्ट्री है, तो वहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, पेन बनाने के लिए हमें प्लास्टिक की बॉडी चाहिए, रिफिल चाहिए, इंक चाहिए। तो ये सब क्या है, फिजिकल कैपिटल्स हैं। जो वैरायटी ऑफ इनपुट्स हमें रिक्वायर, मशीन्स चाहिए, तो ये सब क्या है, हमारा फिजिकल कैपिटल है, जो कि रिक्वायर्ड होता है हर स्टेज पे जब हम प्रोडक्शन करते हैं, ड्यूरिंग प्रोडक्शन। व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल। तो आइए देखते हैं कि फिजिकल कैपिटल के अंदर कौन कौन से आइटम्स आते हैं। तो नंबर 1, टूल, मशीन, बिल्डिंग। टूल्स वगैरह जो यूज़ किए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, मशीन्स और बिल्डिंग्स। टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स। टूल्स और मशीन जो है वो काफ़ी सिंपल टूल्स होते हैं जो कि रेंज होते हैं। एज अ फार्मर प्लग टू सोफेस्टिकेटेड मशीन्स सच एज जनरेटर, टर्बिन्स, कंप्यूटर एक्सेट्रा। जो फार्मर्स होते हैं वो प्लग करते हैं कुछ ऐसे सोफेस्टिकेटेड मशीन्स को, जो जैसे कि जनरेटर हो गए, टर्बिन्स हो गए, कंप्यूटर हो गए। और जो टूल्स एंड मशीन बिल्डिंग कैन बी यूज इन प्रोडक्शन। जो टूल्स, मशीन बिल्डिंग यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन के लिए, वो ओवर अ मैनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स कैपिटल। देखिए है तो ये भी फिजिकल कैपिटल ही, पर जो प्रोडक्शन के लिए हम मशीन और बिल्डिंग का यूज़ करते हैं ना, टूल्स का, वो क्या होते हैं, कुछ लंबे समय के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, आज लगाए हैं तो हमें वो सालों साल क्या है वो चलेगा।
तो उसको फिक्स कैपिटल कहेंगे। पर जो फार्मर्स होते हैं वो प्लग करते हैं क्या, जनरेटर, टर्बाइन्स, कंप्यूटर, तो ये सारी चीज़ें हो गई। ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, फिक्स कैपिटल। एज अ प्रोडक्शन अगर हम कर रहे हैं तो क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं, और एज अ फार्मर अगर जो फार्मिंग कर रहा है वो क्या फिक्स कैपिटल यूज़ करता है, जनरेटर, टर्बाइन्स, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, मतलब कि जो रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, और जो मनी हमारे हाथों में है, मनी इन हैंड, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, हमारे वर्किंग कैपिटल, ठीक है। प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन के लिए हमें वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, जैसे सच एज द यान यूज्ड बाय द व्यूअर, जो भी हमारे यान होता है, मतलब जो बुनाई करते हैं, ठीक है, उनके लिए यान की ज़रूरत पड़ती है। एंड द क्ले यूज बाय द पॉटर, जो पॉटर जो मिट्टी का सामान बनाते हैं, घड़ा बनाते हैं, ये पॉटर जो होते हैं वो क्या, उनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्ले की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सारे लोगों को एक रॉ मटेरियल की, मतलब कोई भी हो, अगर समझ लीजिए कि शू मेकर है तो उसको क्या चाहिए, सुई, धागा, गोंद, ये सारी चीज़ें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी ना। और साथ ही साथ शूज़ की, शू मेकर है तो उसको लेदर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये लोग क्या है, ये इन लोग को रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। ऑल्सो सम मनी इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक अ पेमेंट, देखिए साथ ही साथ हमें मनी की भी रिक्वायरमेंट, रॉ मटेरियल तो चाहिए ही चाहिए किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन मनी भी तो चाहिए। जब हम प्रोडक्शन करते हैं, किसी भी चीज़ को बनाते हैं, तो उसके लिए हमें पेमेंट भी करना पड़ता है और अलग नेसेसरी आइटम्स खरीदने पड़ते हैं। जैसे कि अब यान खरीदने के लिए व्यूअर को पे करना पड़ेगा ना, चाहे वो फार्मर को पे करे, चाहे किसी को भी, जहाँ से भी वो यान ले रहा है वो वहाँ पे पेमेंट करेगा, तभी उसको वो मटेरियल मिलेगा। जब उसको वो मटेरियल मिलेगा तो फिर उससे वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा। तो वहाँ पे हमें मनी की भी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है किसी भी नेसेसरी आइटम को खरीदने के लिए। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। देखिए रॉ मटेरियल और मनी, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अनलाइक टूल, मशीन्स एंड बिल्डिंग, दे आर यूज इन प्रोडक्शन, और जो कि टूल्स, मशीन एंड बिल्डिंग जो ये सब यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्शन के अंदर। देखिए लेकिन ये सब क्या है, टूल्स, मशीन, बिल्डिंग क्या है, हमारे फिक्स कैपिटल है, लंबे समय तक के लिए हमारे साथ वो रहेंगे। पर जो रॉ मटेरियल और मनी है वो लंबे समय के लिए हमारे पास नहीं रहता, वो वर्किंग कैपिटल है। हम आज उसको लिए हैं तो कल हम उसको यूज़ कर देंगे और वो मेरे पास से चला जाएगा प्रोडक्शन करने के बाद। तो कहने का मतलब ये है कि दो तरह के कैपिटल्स होते हैं, एक फिक्स कैपिटल, एक वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल जो लंबे समय के लिए यूज़ किया जाता है, और जो वर्किंग कैपिटल होता है वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होते हैं। तो अभी तक हमने 3 रिक्वायरमेंट पढ़ ली, लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, जिसमें कैपिटल 2 टाइप का था, फिक्स एंड वर्किंग। नाउ 4th रिक्वायरमेंट पे आते हैं। यहाँ पे चौथी रिक्वायरमेंट भी है, यू विल नीड नॉलेज एंड इंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल। देखिए चौथी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए और साथ ही साथ इंटरप्राइज भी होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप जो लैंड, लेबर, कैपिटल है आपकी, उसको आप उस जगह पे लगा सको, पुट कर सको, ताकि आप किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस कर सको और आउटपुट पा सको अपनी यूज़ के लिए, चाहे आप उसको मार्केट में बेचो। देखिए यही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि देयर इज़ अ 4th रिक्वायरमेंट टू, यू विल नीड नॉलेज एंड इंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट आइदर टू यूज़ योरसेल्फ, ताकि आप या तो उसको खुद के लिए यूज़ कर सको, और टू सेल इन द मार्केट, या फिर अपने मार्केट में उसको सेल कर सको। these days is called human capital, ठीक है। तो आज के समय में इसको क्या कहा जाता है, ह्यूमन कैपिटल। वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर। ह्यूमन कैपिटल के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस पिक्चर में देखिए क्या दिखा रहा है, आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स कैपिटल यूज इन प्रोडक्शन। देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन किया जा रहा है, ठीक है। लैंड, जिस ज़मीन पे ये किया जा रहा होगा वो लैंड हो गई,
ये जो लोग काम कर रहे हैं वो क्या है, हमारे लेबर्स हो गए, ठीक है। और जो भी यहाँ पे फिक्स कैपिटल्स हैं, ये देखिए ये सब क्या है हमारे, ये हमारे लेबर्स हो गए, ठीक। और ये सब जो है, ये सारी मशीनें जो हैं, ये सब क्या है, टूल्स एंड मशीन्स हो गई, ठीक। जिस ज़मीन पे वो काम कर रहे हैं वो क्या हो गए, हमारे प्रोडक्शंस हो गए। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया। और फिक्स कैपिटल क्या है, ये मशीन्स क्या है उनकी, वो लंबे समय के लिए चलेंगी, ठीक। आज वो जिस चीज़ से भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, कल वो क्या होगा, उस चीज़ को उसी चीज़ से दोबारा प्रोडक्शन कर सकेंगे। पर जो वहाँ पे रॉ मटेरियल वो यूज़ कर रहे हैं, वो क्या होगा, प्रोड्यूस करने के बाद वो रॉ मटेरियल ख़त्म हो जाएगा, फिर उनको नए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। जब उनको नए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी तो उनको मनी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस पिक्चर में आप आइडेंटिफाई कर लेंगे लैंड, लेबर एंड फिक्स कैपिटल जो प्रोडक्शन के टाइम वो यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अ फैक्ट्री विथ सेवरल लेबर्स एंड मशीन। यहाँ पे ये एक फैक्ट्री है जहाँ पे ढेर सारे लेबर्स हैं और मशीन्स भी अवेलेबल है जो क्या कर रही हैं, प्रोडक्शन कर रही हैं। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। हर तरह के प्रोडक्शंस जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड किए जाते हैं बाय कंबाइनिंग, कंबाइन करके किनको किनको, लैंड को, लेबर को, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, विच आर नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये सब क्या होते हैं, हमारे प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, जैसा कि हमने स्टोरी ऑफ पालमपुर के थ्रू पढ़ा है, वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हमने क्या लर्न किया कि पहले 3 फैक्टर जो होते हैं प्रोडक्शन के, उनके बारे में। फॉर कन्वीनियंस वी विल रेफर टू द फिजिकल कैपिटल एंड द कैपिटल इन दिस चैप्टर। तो ताकि अब हम इस कुछ और ज़्यादा कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे रेफ़र करते हैं, फिजिकल कैपिटल के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे और कैपिटल के बारे में इस चैप्टर में, ठीक है। तो फार्मिंग इन पालमपुर, ठीक है। अब हम वापस आते हैं अपने पालमपुर विलेज पे। तो यहाँ पे फार्मिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो पहला यहाँ पे है लैंड इज़ फिक्स। देखिए अभी हमने बोला ना कि यहाँ पे हम फिजिकल और फिक्स कैपिटल के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन और ज़्यादा लेंगे। तो यहाँ पे पालमपुर में जो लैंड फिक्स्ड है, फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। देखिए जैसा कि आपको पहले मैंने बताया कि पालमपुर के अंदर फार्मिंग जो है वो मेन एक्टिविटी क्या है, वहाँ पे प्रोडक्शन की है। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट। जहाँ पे इस पालमपुर के विलेज के अंदर जो 75% पीपल्स हैं, मतलब 400 अराउंड 450 पीपल्स फैमिलीज़ वहाँ रहती है, जो जिस 450 फैमिलीज़ के जो भी वहाँ पे पूरे पॉपुलेशन होगी, उस पॉपुलेशन में से 75% पीपल्स जो हैं वो वर्क करते हैं, आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। मतलब कहने का मतलब उनकी जो जीवन शैली है, लाइवलीहुड मीन्स दिन का जो उनको जीने के लिए जो भी उनका जरिया है अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए, वो पूरी तरह से डिपेंड है उनकी फार्मिंग पे। दे कुड बी फार्मर और फार्म लेबर। या तो वो फार्मर है, उनकी खुद की खेती है, या तो वो फार्म लेबर है, मतलब दूसरे के खेतों में जाते हैं वो काम करने के लिए ताकि वो पैसे अर्न कर सकें। दे विल बीइंग ऑफ दीज पीपल इज़ क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म। तो ये सारे जो लोग हैं वो क्या है, क्लोजली रिलेटेड हैं फार्म के प्रोडक्शंस में। बट रिमेंबर दैट देयर इज़ अ बेसिक कंसनट्रेट इन रेजिंग अ फार्म प्रोडक्शन। पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे बेसिक कंसनट्रेट क्या है, फार्म प्रोडक्शन को बढ़ाने का। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स। जो भी यहाँ पे अंडर कल्टीवेशन है, लैंड एरिया जो भी है जो अंडर कल्टीवेशन है, मतलब वहाँ पे फार्मिंग की जाती है, वो फिक्स्ड है। सिंस 1960 इन पालमपुर में 1960 में, मतलब तब से चली आ रही 1960, देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया। मतलब वहाँ पे कोई भी लैंड एरिया में कोई किसी तरह का एक्सपेंशन हुआ ही नहीं, बढ़ावट हुई नहीं, वहाँ पे एक्सपैंड हुआ ही नहीं अंडर कल्टीवेशन के मामले में। कहने का मतलब कि यहाँ पे जो था वो लैंड एरिया जो कल्टीवेशन में यूज़ किया जा रहा था वो अभी भी फिक्स्ड है। तब से, जब से 1960 से चला आ रहा है, तब से अभी तक में उतना ही एरिया जो है वो कल्टीवेशन में यूज़ किया जाता है।
बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज, जो कुछ अलग वेस्ट लैंड है विलेज के अंदर, हैड बीन कन्वर्टेड इनटू कल्टिवेबल लैंड। वो जो भी वेस्ट लैंड है उनको भी उन लोगों ने कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट कर दिया है। दीज एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन। और इस वजह से क्या है कि वहाँ पे अब बिल्कुल स्कोप नहीं बचा है अपने फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में, बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टिवेशन, ताकि वो नए लैंड को ले सकें, ताकि वो उस वहाँ पे कल्टिवेशन कर सकें, क्योंकि वहाँ पे जगह ही नहीं बची है। जितने बचे थे उन्होंने वहाँ पे कल्टिवेशन स्टार्टिंग से करे आ रहे हैं, और जो भी वेस्ट लैंड था उसको भी कन्वर्ट कर चुके हैं। तो वहाँ पे ज़रा सी भी स्कोप नहीं है कि वो फार्मिंग प्रोडक्शन को वहाँ पे वो इंक्रीज कर सके। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल टाइप का है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर। देखिए लैंड को मेज़र करने के लिए वहाँ पे हेक्टेयर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, थ्रू इन द विलेज यू में फाइंड अ लैंड एरिया। आप विलेज के अंदर लैंड एरिया को फाइंड करेंगे, बीइंग डिस्कस इन लोकल यूनिट सच एज, जैसे अब यहाँ हमारे इंडिया में हेक्टेयर में नहीं किया जाता, हम यहाँ पे बीघा और गुंठा ये सारी चीज़ें वर्ड्स यूज़ की जाती है किसी भी लैंड को मेज़र करने के लिए। 1 हेक्टेयर इक्वल द एरिया ऑफ स्क्वायर। जो हेक्टेयर यहाँ पे 1 हेक्टेयर जो होता है वो इक्वल होता है हर एक एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब जो स्क्वायर में ज़मीन है उसका जो है वो 1 हेक्टेयर इक्वल होता है पर स्क्वायर के हिसाब से। 1 साइड मेजरिंग 100 मीटर, जो हर एक साइड होगा वो 100 मीटर से मेज़र किया जाता है। कहने का मतलब कि जो चौकोर है लैंड, ठीक है, उसका हर एक साइड जो होगा वो 100 मीटर होगा। ठीक, और वो 100 मीटर जो होता है वो 1 हेक्टेयर के इक्वल होता है। ठीक है, कैन यू कंपेयर द एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर फील्ड इन द एरिया ऑफ योर स्कूल ग्राउंड। तो ये आपका एक एक्टिविटी है जो आप अपने स्कूल ग्राउंड में कर सकते हैं। ये आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या यहाँ पे एक तरीका हो सकता है कि हम ग्रो करें सेम लैंड पे एक से ज़्यादा चीज़ों को। इन द काइंड ऑफ क्रॉप, देखिए क्रॉप्स की भी अलग अलग काइंड्स होती है, वैरायटी होती है, अलग अलग तरीके के क्रॉप्स होते हैं। ग्रोन एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल, जो कि ग्रो किए जाते हैं और अलग अलग फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। पालमपुर would resemble a village of the western part of the state of उत्तर प्रदेश। पालमपुर जो है हमारे उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट है। ठीक है, ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर। वहाँ पे जितनी भी लैंड है सारी कल्टिवेटेड है, जहाँ पे फार्मिंग की जाती है। नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल। वहाँ पे किसी तरह का थोड़ा सा भी लैंड बचा नहीं है कि आप उसको वहाँ पे कल्टिवेशन कर सको कोई नया। तो जितनी लैंड वहाँ पे है वो सारी ऑलरेडी वहाँ पे फार्मिंग की जाती है, वहाँ पे ज़रा सी भी कोई भी लैंड नहीं लेफ़्ट ओवर है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, वहाँ पे रेनिंग सीजन में क्या होता है, खारिफ, फार्मर ग्रो जौवर एंड बाजरा। वहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं रेनी सीजन में क्या फार्म करते हैं, जौवर और बाजरा को। ठीक है, दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज अ कैटल फील्ड। तो ये प्लांट का यूज़ किया जाता है जानवरों को जैसे खिलाने उलाने के लिए। तो इट इज़ फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बीइंग बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। अक्टूबर और दिसंबर में वो क्या करते हैं, पोटैटोज़ को ग्रो करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। इन द विंटर सीजन राबी फील्ड आर सोन विथ वीट। वहाँ पे विंटर सीजन में क्या करते हैं, वो वीट को ग्रो करते हैं। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस्ड फार्मर कीप इनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन। जब वो वीट का प्रोड्यूस करते हैं तो फार्मर के पास अपने खुद के कंजम्पशन के लिए, फैमिली के कंजम्पशन के लिए उनके पास काफ़ी हो जाता है, और जो उनके पास सरप्लस बचता है, सरप्लस मीन्स जो उनके यूज़ के अलावा एक्स्ट्रा। ठीक है, सरप्लस मीन्स एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा वीट उनके पास बचता है वो रायगंज के मार्केट में ले जाकर उसको सेल कर देते हैं और उससे मनी उनको अर्न हो जाती है। A part of the land area is devoted to sugar cane। जो पार्ट ऑफ लैंड एरिया है वो शुगर केन वहाँ पे उगाया जाता है। विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर।
शुगर केन ऐसी खेती है जो साल भर में सिर्फ एक बार कटती है और उसको साल भर चाहता है कि वो ग्रो हो। ठीक है, शुगर केन से ही जो हमारा शुगर केन ऐसा रॉ फॉर्म है जिसके थ्रू हम जैगरी बनाते हैं, मतलब गुड़ बनाते हैं, चीनी बनाते हैं, तो शुगर केन से काफ़ी चीज़ें प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो वहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे वहाँ शुगर केन का हार्वेस्ट किया जाता है जो साल भर में एक बार होता है। द मेन और जो जैगरी और वो चीनी वो प्रोड्यूस करते हैं शुगर केन के थ्रू, वो जाके ट्रेडर्स को, शाहपुर के ट्रेडर्स को बेच देते हैं। द मेन रीज़न वाई फार्मर आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन ए ईयर इन पालमपुर इज़ ड्यू टू वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। देखिए, उस पालमपुर में फार्मर्स 3 अलग अलग क्रॉप्स को पूरे साल भर में इसलिए ग्रो कर पाते हैं क्योंकि उनके पास वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन है। ठीक है, उनके पास अच्छी फैसिलिटीज़ है, पानी का भी ट्यूबवेल्स वगैरह लगा रखे हैं उन्होंने, ताकि वो उनको कभी पानी की प्रॉब्लम ना हो, इनको इरिगेशंस की कोई इशू ना आए, मतलब वो अच्छे से वहाँ पे अपना खेती कर पाते हैं। तो उनके पास वेल डेवलप्ड सिस्टम है, इसलिए वो पूरे साल भर में 3 तरह के अलग अलग क्रॉप्स का वो फार्मिंग कर पाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पालमपुर में अवेलेबल है। इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट होता है इरिगेशन पे। पर्सियन व्हील वर टिल देन यूज्ड बाय फार्मर टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द व्हील। देखिए, पहले क्या होता था, एक चक्के टाइप का होता था और उसमें ऐसे लगाया जाता था, क्या नाम है, बड़ा सा पाइप टाइप का या इस तरह का कुछ, जिसके थ्रू वो पानी प्रोवाइड करते थे अपने फार्म में। ठीक है, उस व्हील के थ्रू छोटे छोटे फील्ड्स में। पर अब क्या है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स यूज़ किया जाने लगा है। पहले क्या होता था, वहाँ पे छोटे छोटे पर्सियन व्हील्स का यूज़ किया जाता था जो पहले फार्मर्स यूज़ करते थे पानी को डालने के लिए। व्हील के थ्रू निकालते थे और फिर अपने स्मॉल फील्ड में डालते थे ताकि वो इरिगेट कर सकें अपने फील्ड को। पर अब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक रन जो बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल्स हैं उनका वो यूज़ करने लगे हैं अपने इरिगेशन के लिए, जो कि मच लार्जर एरिया ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली। उस इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल की वजह से वो लार्ज एरिया को कवर कर लेते हैं और वहाँ पे इफेक्टिवली उसको वहाँ पे यूज़ कर पाते हैं। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। पहला जो ट्यूबवेल्स था वो गवर्नमेंट द्वारा इंस्टॉल किया गया था। सून हाउएवर फार्मर स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स। पर अब क्या होता है, फार्मर्स अपने खुद के प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगवा लिए हैं। एज अ रिजल्ट बाय मिड डे 1970 द इंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर वॉज इरीगेटेड। तो इसका रिजल्ट क्या है, बाय द मिड ऑफ 1970 से जो इंटायर कल्टिवेटेड एरिया है, मतलब 200 हेक्टेयर जो है वो इरीगेटेड ईजिली हो जाते हैं। नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैज़ सच हाई लेवल ऑफ इरीगेशन। इंडिया के अंदर हर विलेज में ऐसी हाई लेवल ऑफ इरीगेशन अवेलेबल नहीं है। अपार्ट फ्रॉम रिवर इन प्लान्स कोस्टल रीजन इन कंट्रीज आर वेल इरीगेटेड। वहाँ पे लोग क्या होता है कि रिवर पे, पानी पे, इन सब चीज़ों पे डिपेंड होते हैं और यहाँ पे वेल इरीगेटेड एरियाज़ जो हैं जैसे रिवर प्लेन्स, कोस्टल रीजन्स, ये सारी कंट्री के अंदर वेल इरीगेटेड है। इन कॉन्ट्रास्ट प्लेटू रीजन सच एज द डेक्कन प्लेटू हैव अ लो लेवल ऑफ इरीगेशन। जैसे कि डेक्कन प्लेटू जो है वो क्या है, लो लेवल ऑफ इरीगेशन है, वहाँ पे इरीगेशन की इश्यूज़ हैं, वहाँ पे लो लेवल ऑफ इरीगेशन होते हैं। ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री, जो टोटल कल्टिवेटेड एरिया है कंट्री के अंदर, अ लिटिल लेस देन 40%, वो 40% से भी कम है आज के समय में ना। इन द रिमेनिंग एरिया फार्मिंग इज़ लार्जली डिपेंड ऑन रेनफॉल। और जो रिमेनिंग एरिया है फार्मिंग का वो क्या है, डिपेंड होता है रेनफॉल पे, कि बारिश होगी तो ही उनके फार्म जो है वो फील्ड जो है वो खेत जो है वो इरिगेट होगा उनका। ठीक है, और जो केवल 40% है वही जो है वो अच्छे से इरिगेटेड है आज के समय में। To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping। देखिए,
साल भर के अंदर एक ही लैंड पे आप अगर एक से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो करते हो तो उस एरिया और उस लैंड को हम कहते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग ना। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। ये सबसे कॉमन वे है किसी भी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने का ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड, जो कि हमें लैंड, जो पीस ऑफ लैंड दिया गया है, जो हमारी ज़मीन है, उस पर अगर हम एक से ज़्यादा क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं तो वो मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाती है। और ये एक प्रोसेस है, एक तरीका है जिससे हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। देखिए, पालमपुर के जितने भी फार्मर्स हैं वो एटलीस्ट 2 क्रॉप्स तो ग्रो करते ही हैं। मैनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप। बहुत से ऐसे ग्रोअर्स हैं, मतलब जो भी और फार्मर्स हैं, वो क्या करते हैं, पोटैटो को एज अ थर्ड क्रॉप वहाँ पे ग्रो करते हैं इन द पास्ट 15 to 20 ईयर। अपने 15 से 20 साल के पहले। तो डिफरेंट क्रॉप्स क्या क्या हो सकते हैं, वीट, बाजरा, शुगर केन एंड पोटैटो। लेट डिस्कस द फॉलोइंग टेबल 1.1 shows the land under cultivation in India in unit of million hectares. Plot these on the graph provided. What does the graph shows? Discuss in class. देखिए, टेबल 1.1 में क्या दिखा रहा है, कल्टिवेटेड एरिया जो कि मिलियन हेक्टेयर्स है। 90-50 में 120 है, 90-60 में 130 है, 90-70 में 140 है, 90-80 में भी, 90-90 में भी, 2000, 2021, 21 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में एंड रेस्ट ऑफ 11 तक जो है 140 कल्टिवेटेड एरिया है। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 2013 और 14 में क्या हुआ, ये इकोनॉमिक सर्वे किया गया था 2013 और 14 में। तो देख लीजिए, यहाँ पे 90-50 में 120 था, फिर 130 हुआ एंड देन 90-70 में 140 हुआ और फिर वो स्टेबल है 2010 तक। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज़ द एरिया अंडर इरिगेशन। यहाँ पे क्या क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या इम्पॉर्टेंट है इंक्रीज़ करना एरिया जो अंडर इरिगेशन है, और वाई, क्यों। यू हैव रीड अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन पालमपुर। जैसा कि आपने पढ़ा है कि क्रॉप्स जो हमारे ग्रो किए जा रहे हैं पालमपुर के अंदर। फिल द फॉलोइंग टेबल्स बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशंस ऑन द क्रॉप्स ग्रोन इन योर रीजन। जो भी आपने पढ़ा था कि पालमपुर के अंदर कौन कौन से क्रॉप्स को ग्रो किया जा रहा है, उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड होगा ऑन द क्रॉप्स ग्रोन इन योर रीजन, जो आपके रीजन में ग्रो किया जा रहा है। यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि एक ही तरीके से कैसे आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे फ्रॉम द सेम लैंड, एक ही लैंड पे, इज़ बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। क्या यूज़ करके, आप मल्टीपल क्रॉपिंग करके। द अदर वे इज़ यूज टू मॉडर्न फार्मिंग मैथड। अदर जो तरीका है वो क्या है, मॉडर्न फार्मिंग मैथड है, ठीक है, ताकि आप हायर यील्ड का यूज़ कर सकें। येल्ड इज़ मेजर्ड एज अ क्रॉप। येल्ड का यूज़ कैसे किया जाता है, एज अ क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड, जो कि प्रोड्यूस किया जाता है दिए गए लैंड के पीस पे ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन, किसी एक सिंगल सीजन में। टिल द मिड 1960 द सीड्स यूज्ड इन कल्टिवेशन वेयर ट्रेडिशनल्स वंस विल रिलेटिवली लो येल्ड। वहाँ पे क्या था कि 1960 में जो शीट्स यूज़ किए जाते थे कल्टीवेशन में, वो ट्रेडिशनली एक होते थे और लो रिलेटिवली यील्ड्स होते थे, ठीक है। तो ट्रेडिशनली सीड्स नीडेड अ लेस इरिगेशन। जो ट्रेडिशनल सीड्स होते थे पहले, उनको कम इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती थी। फार्मर यूज्ड काउ डंग्स एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज अ फर्टिलाइजेशन। पहले फार्मर्स क्या होता था कि गैये के गोबर को, काउ डंग्स मीन्स गोबर, जो गाय गोबर देती है उसका, और अदर नेचुरल मैन्योर का वो यूज़ करके अपने खेत को फर्टिलाइज करते थे। ऑल दीज वर रेडी अवेलेबल विद द फार्मर हु डिड नॉट हैव टू बाई दैम। और ये सारी जो नेचुरल मैन्योर्स थी फर्टिलाइजेशन की, वो सारी जो है वो उनको ऑलरेडी रेडी अवेलेबल मिलती थी। वहाँ पे फार्मर्स को किसी तरह का यहाँ पे ख़रीदना नहीं पड़ता था, क्योंकि काउ डंग्स वो ऑलरेडी गाय वगैरह पाल रखते थे, तो उनको वहाँ पे काउ डंग्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती थी।
द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960, देखिए 1960 के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, काफ़ी चेंजेस आए। इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टिवेशन ऑफ वीट, यहाँ पे इंडियन फार्मर को इंट्रोड्यूस किया गया टू कल्टिवेशन ऑफ वीट एंड राइस, यहाँ पे वीट और राइस के कल्टिवेशन के लिए यूजिंग हाई यील्ड वेराइटीज़, यहाँ पे HYVS ऑफ सीड्स का यूज़ किया गया, हाई यील्ड वेराइटीज़ ऑफ सीड्स का, ठीक है। कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड, द HYV सीड्स प्रॉमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन अ सिंगल प्लांट। जब ये HYVS को जब इंट्रोड्यूस किया गया तो एज़ कंपेयर ट्रेडिशनल सीड्स के, ये सीड्स जो होती हैं वो एक सिंगल प्लांट में ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन को प्रोड्यूस करती है एज़ कंपेयर ट्रेडिशनल सीड्स जो हम पहले यूज़ किया करते थे। एज अ रिज़ल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वांटिटी, जो सेम पीस ऑफ लैंड जो हम जिससे हम प्रोड्यूस करते थे वो लार्ज क्वांटिटी में फूड ग्रेन को प्रोड्यूस करने लगा। देन वॉज पॉसिबल अर्लियर, और ये पॉसिबल हुआ जल्द से जल्द। HYV सीड्स हाउ एवर नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर, HYV जो है वो उसको प्लेंटी ऑफ वाटर की नीड होने लगी, एंड ऑल्सो केमिकल फर्टिलाइजेशन, जो भी और केमिकल फर्टिलाइजेशंस की उसको नीड होने लगी। जैसा कि आप देखिए मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या है, यहाँ पे क्या क्या HYV सीड्स है, ठीक है। यहाँ पे इसको फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत पड़ने लगी, पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत पड़ने लगी, जो भी इरिगेशंस की ज़रूरत थी, देखिए पम्प शीट्स, इलेक्ट्रिसिटी, डैम्स और कैनल्स, फिर साथ ही साथ फार्म मशीनरी की ज़रूरत पड़ने लगी, और फार्म मशीनरी में डीजल की भी ज़रूरत पड़ने लगी, क्योंकि बिना डीजल के वो मशीन नहीं चलती थी। तो इतने नए नए फीचर्स आए मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में, ये सारे मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे ट्रेडिशनल सीड्स की जगह HYV सीड्स यूज़ किए जाते हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है ताकि अच्छे से फर्टिलाइज़ करे, पेस्टिसाइड्स कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए, इरिगेशंस की यूज़ किया, मतलब इतने सारे केमिकल्स का वहाँ पे यूज़ किया जाता था, मतलब किया जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस बेस्ट रिज़ल्ट, और यहाँ पे पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता था ताकि वो बेस्ट रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर सके। हायर यील्ड वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ HY सीड, जो हायर यील्ड होगा वो पॉसिबल तभी होगा जब कॉम्बिनेशन ऑफ HY सीड्स होंगे, जैसे इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स, इस तरह के और भी जो भी वहाँ पे HYV सीड्स के साथ यूज़ किए जाते हैं, उनके कॉम्बिनेशन के साथ ही जो है वो तभी पॉसिबल होगा हायर यील्ड करना, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की, और ज़्यादा से जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन करने के लिए इनका पूरा कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। फार्मर ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जो पंजाब के, हरियाणा के और उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो फार्मर्स होते हैं, वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग, ये लोग पहले ऐसे स्टेट रहे हैं जो यूज़ किए हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड को इंडिया के अंदर। द फार्मर इन दिस रीजन सेट अप ट्यूबवेल, ये फार्मर्स जो हैं वो सेट किए ट्यूबवेल्स को ताकि वो इरिगेशन कर सके, एंड मेड यूज़ ऑफ, साथ ही साथ वो यूज़ करें HYV सीड्स को, केमिकल फर्टिलाइजेशंस को यूज़ किया उन्होंने, पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया फार्मिंग के प्रोसेस में। सम ऑफ दैम बोथ फार्म मशीनरी, साथ ही साथ उन्होंने कुछ ऐसे फार्म की मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, ये सारी चीज़ें उन्होंने खरीदी, विच मेड प्लगिंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर, जो उनके हार्वेस्टिंग और प्लगिंग में, मतलब जब हम खेत में किसी चीज़ को उगाने जाते हैं तो वहाँ पे हमें उसकी जो शीट्स और ये सारी चीज़ को प्लग करना पड़ता है ना, तो बोना, प्लगिंग मीन्स बोना, उन सारी चीज़ों को ईजी और फास्टर करने के लिए उन्होंने ट्रैक्टर और थ्रेशर का यूज़ किया। दे वर रिवॉर्डेड विथ अ हाई यील्ड ऑफ वुड, जिसके थ्रू उनको रिवॉर्ड, इनाम में क्या मिला, वीट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन, हाई यील्ड ऑफ वीट मिले। In Palampur, the yield of wheat grown from the traditional varieties was 1300 kg per hectare. पर हेक्टेयर पर वहाँ पे पालमपुर के अंदर ट्रेडिशनल वैरायटी से यूज़ करके वो
1300 kg वीट को ग्रो करते थे। विद द HYV शीट्स दे येल्ड वेंट अप टू द 3200 kg पर हेक्टेयर। जब उन्होंने HYV शीट्स का और जो कॉम्बिनेशन था इरिगेशन, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इन सब का यूज़ किया जब उन्होंने, तो वो 1300 kg से डायरेक्ट 3200 मतलब 3200 kg पर वो पर हेक्टेयर वो वहाँ पे उगाने लगे और उनको उतना ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन होने लगा वहाँ पे वीट का। देयर वॉज अ लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ वीट। यहाँ पे इन से चीज़ों का यूज़ करके प्रोडक्शन का जो है लार्ज प्रोडक्शन हो गया और वीट का। द फार्मर नाउ हैड अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस वीट टू सेल इन द मार्केट। अब क्या है, पहले 1300 kg होता था तो मान लीजिए कि 300 से 500 600 kg तो वो अपने घर में यूज़ कर लेते होंगे और जो बचा हुआ सरप्लस वो बेच देते होंगे। पर अब जब 3200 kg हेक्टेयर पर हेक्टेयर वो पाने लगे तो क्या हुआ कि वहाँ पे वो अगर 1000 kg भी अपने पास रख लेते हैं, ठीक है, 1000 kg भी वो अगर रख लेते हैं तब भी उनके पास 2200 kg वीट्स बच जाता है वो, ताकि उसको वहाँ पे सेल कर सके मार्केट में। तो उनके पास अच्छा खासा सरप्लस बचने लगा। तो अब यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो आप लोग को डिस्कस करना होगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड। मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स कि साल भर में आप अलग एक ही लैंड पे, एक ही पीस ऑफ लैंड पे आप अलग अलग तरीके के क्रॉप्स को करते हैं। और मॉडर्न फार्मिंग मेथड जहाँ पे आप नए नए तरीके जो मेथड आए हैं फार्मिंग के, HY शीट्स का यूज़ करना, फर्टिलाइजेशन का यूज़ करना और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हो तो ये एक मॉडर्न फार्मिंग मेथड कहलाता है। Modern farming methods requires the farmer to start with more cash than before. Why? जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है वो रिक्वायर करती है फार्मर को स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैश की। क्यों? क्योंकि देखिए जब आप HY शीट्स चाहिए अगर आपको, तो आपको उसे शीट्स को ख़रीदना पड़ेगा और ऑब्वियस सी बात है ट्रेडिशनल वैरायटी के हिसाब से HY शीट्स क्या है, कंपेयर में थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो उसके लिए कैश चाहिए आपको। उसको इरिगेशन के लिए फर्टिलाइज़र की ज़रूरत चाहिए, फर्टिलाइज़र भी आपको उसके साथ ख़रीदना पड़ेगा, पेस्टिसाइड्स भी ख़रीदने पड़ेंगे। साथ ही साथ अगर मशीन्स का यूज़ करते हो जैसे ट्रैक्टर्स वगैरह का और थ्रेशर्स वगैरह का यूज़ करते हो फर्टिलाइजिंग प्रोसेस में, तो इन सारी चीज़ों को ख़रीदने के लिए कैश की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी मॉडर्न फार्मिंग मेथड में। Will the land sustain? लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेज है। इट इज़ नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन इट्स यूज, ये ज़रूरी है कि हम उसका बहुत केयरफुली यूज़ करें। साइंटिफिक रिपोर्ट इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैज़ ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेस। साइंटिफिक रिपोर्ट्स के हिसाब से ये पता चला है कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है वो ओवर यूज़ कर ले रहा है हमारे नेचुरल रिसोर्स के बेस को। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल आप डालोगे ज़मीन के अंदर और ज़मीन में डालोगे तो क्या होगा, हमारी ज़मीन जो है वो भी तो धीरे धीरे नेचुरल रिसोर्स जो वहाँ पे नेचुरल है वो क्या होगा, केमिकल में चेंज होने लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो एक तरह से ये थोड़ा कहीं ना कहीं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म करता है। क्या? मॉडर्न टेक्निक्स जो है हमारी फार्मिंग की। इन मैनी एरिया ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। ये ग्रीन रेवोल्यूशन मान लीजिए हो तो गया, ठीक है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन भी हो जाता है, लेकिन ये क्या है, एक तरह से हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को धीरे 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 लॉस करने लगा, ख़त्म करने लगा। क्योंकि जो उपजाऊपन होता है हमारे मिट्टी में, अगर उस पर ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल हमेशा डालते रहेंगे तो उसकी क्या है, फर्टिलिटी जो है वो कम होती जाएगी। ड्यू टू इंक्रीज यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, ज़्यादा से ज़्यादा आप केमिकल फर्टिलाइजेशन यूज़ करने लगेंगे तो आपका क्या होगा, सॉइल जो फर्टिलिटी अपनी लॉस करने लगेगा। ऑल्सो कंटिन्यूअस ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन, साथ ही साथ आप कंटिन्यूअस यूज़ करेंगे ग्राउंड वाटर का फॉर
फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन हैज़ रिड्यूस द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड। जो भी हमारे ग्राउंड के अंदर वाटर का लेवल है उसको भी वो रिड्यूस करने लगता है। इन्वामेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी, जो भी इन्वामेंटल रिसोर्स हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट में अवेलेबल रिसोर्सेज हैं जैसे सॉइल की फर्टिलिटी, ग्राउंड वाटर, ये सब क्या बिल्डअप होता है सालों साल पे, ठीक है। वो तुरंत ऐसा नहीं है कि आप अगर आज निकालें तो कल वो वापस ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसको सालों साल लगते हैं रिकवर होने में। वंस डिस्ट्रॉयड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीस्टोर दैम। अगर एक बार वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उसको रीस्टोर करने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती है। कभी कभी तो वो रिस्टोर होता भी नहीं है। सॉइल इतनी फर्टिलिटी लॉस कर लेता है कि वहाँ पे कुछ भी बंजर ज़मीन हो जाती है, वहाँ पे आप कुछ ग्रो ही नहीं कर पाते हो। इंडिया के अंदर बहुत सी ऐसे लैंड हैं जहाँ पे किसी भी तरीके का इरिगेशन नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ की जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी लॉस कर चुकी है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट टू इंश्योर अ फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। फ्यूचर में डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट है उसके लिए हमें अपने इन्वायरमेंट की काफ़ी टेक केयर करनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी, ताकि हम अपने फ्यूचर के एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का इंश्योर कर सकें कि हाँ हम फ्यूचर में उसको यूज़ कर पाएंगे। आफ्टर रीडिंग द फॉलोइंग रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर मैगजीन राइट अ लेटर टू एग्रीकल्चर मिनिस्टर। ये देखिए आपके लिए है, इसको आप कर सकते हो, एक्टिविटी है, आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। केमिकल फर्टिलाइज़र प्रोवाइड अ मिनरल वाइल डिजॉल्व इन वाटर। जो केमिकल फर्टिलाइज़र होता है वो प्रोवाइड करता है मिनरल्स जब वो पानी में डिज़ोल्व होता है, एंड इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट, और साथ ही साथ तुरंत प्लांट को इमीडिएटली अवेलेबल करा देता है वो मिनरल्स जो प्लांट रिक्वायर करता है। बट दीज मे नॉट बी रिटेन इन द सॉइल फॉर लॉन्ग। पर ये बहुत लंबे समय के लिए सॉइल में नहीं रहता है। दे मे स्केप फ्रॉम द सॉइल एंड पॉल्यूट ग्राउंड वाटर। ये कुछ समय के बाद सॉइल और ग्राउंड वाटर को क्या करता है, पॉल्यूट कर देता है, ख़राब कर देता है। रिवर्स और लेक्स को, जो हमारे यहाँ नदियाँ हैं और झील है, उनको ख़राब कर देता है। केमिकल फर्टिलाइजेशन कैन ऑल्सो किल द बैक्टीरियाज एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। केमिकल फर्टिलाइज़र जो होता है वो बैक्टीरिया जो हमारे सॉइल में अवेलेबल होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अवेलेबल होते हैं, जो हमारे मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, उन सारे बैक्टीरियाज को केमिकल फर्टिलाइज़र जो होता है वो किल कर देता है, ख़त्म कर देता है। दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर देयर यूज़, मतलब इसका मतलब ये है कि कुछ समय के बाद जब हम इसका लंबे समय तक यूज़ करेंगे तो जो सॉइल होगा वो अपनी सॉइल विल बी लेस फर्टाइल। क्या हो जाएगी, वो अपनी फर्टिलिटी खोने लगेगा, वो लेस फर्टाइल बन जाएगा। एंड देन एवर बिफोर, साथ ही साथ आगे भी। डाउन टू अर्थ न्यू दिल्ली सोर्स, डाउन टू अर्थ न्यू दिल्ली। द कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र इज इन पंजाब इज़ हाईएस्ट इन द कंट्री। पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का कंजम्पशन किया जाता है। द कंटिन्यूअस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन हैड लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ। इसका कंटिन्यूअस यूज़ करने से क्या हुआ, वहाँ पे डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हो गया, मतलब सॉइल की जो हेल्थ हो गई वो डिग्रेड हो गई, मतलब वो अब उस लायक नहीं बचा कि आप वहाँ पे कुछ और भी उपजाऊ कर सको। पंजाब फार्मर आर नाउ फोर्स टू यूज़ मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजेशन। अब पंजाब के फार्मर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे केमिकल्स का यूज़ करने लगे एंड अदर इनपुट टू अचीव द सेम प्रोडक्शन लेवल। और वहाँ पे उस ज़्यादा से और भी जो इनपुट्स होंगे उनको वो डालने लगे ताकि वो सेम प्रोडक्शन लेवल को वापस से अचीव कर सके। दिस मीन कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इज़ राइजिंग वेरी फास्ट। का मतलब ये हुआ कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो था वो तेजी से बढ़ने लगा। हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। किस तरीके से लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया फार्मर्स के बीच में पालमपुर के अंदर। यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पॉर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग। आपने ये पढ़ा तो आपको ये पता चला कि लैंड कितनी रिक्वायर है हमारे फार्मिंग के लिए। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर, क्योंकि हर कोई इंगेज नहीं है एग्रीकल्चर में। हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन, उनके पास सफिशिएंट लैंड नहीं है कल्टीवेशन के लिए। इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ 450 फैमिलीज, 450 फैमिली के 1/3 जो पीपल्स हैं पालमपुर में वो लैंडलेस है, मतलब उनके पास ज़मीन नहीं है। 150 फैमिलीज़ जो है वो मोस्ट ऑफ देम दलित, जो 150 फैमिलीज़ हैं वो हमारी क्या है वहाँ पे, दलित्स हैं, और उनके पास कोई भी लैंड नहीं है कल्टीवेशन के लिए। ऑफ द रिमेनिंग फैमिली हु ओन्स, और जो बचे हुए फैमिलीज़ हैं उनके पास अपनी खुद के लैंड है। 240 कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स हैं लैंड की,
जो लेस देन 2 हेक्टेयर है अपने साइज में, ठीक है। 240 फैमिलीज जो वहाँ पे और बची हुई है, 150 लोगों की फैमिलीज को छोड़ के 240 फैमिली जो हमारी बची हुई है वो कल्टीवेट करती है स्मॉल प्लॉट्स में, जो कि लैंड जो है वो लेस देन 2 हेक्टेयर है साइज में, छोटे छोटे प्लॉट्स हैं। कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट डजंट ब्रिंग एडवोकेट इनकम ऑफ द फार्मर फैमिली। और ये साइज ऑफ जो प्लॉट्स हैं वो उनके लिए एडवोकेट मतलब उनके इतनी भी इनकम को नहीं जनरेट कर पाता है जो एक फार्मर की फैमिली रिक्वायर करती है अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। इन 1960 गोविंद वॉज अ फार्मर विथ 2.25 हेक्टेयर ऑफ लार्जली अनइरिगेटेड लैंड। गोविंद जो एक फार्मर है जो कि 2.25 हेक्टेयर्स का मालिक है और ये अनइरिगेटेड लैंड उसके पास है। विद द हेल्प ऑफ 3 sons गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड। 3 सन के हेल्प से वो क्या करता है, गोविंद लैंड कल्टिवेटेड करता है। थ्रू दे डिड नॉट लिव वेरी कंफर्टेबली, उसके बाद भी वो कंफर्टेबली जी नहीं पा रहा है, मतलब लिव नहीं कर पा रहा है। दे फैमिली मैनेज टू फीड इट सेल्फ विथ अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम। वो जो फैमिली है वो उसकी जो फैमिली है वो मैनेज करती है अपने घर परिवार को फीड कराने में विथ मतलब खाना पीने के चीज़ों के लिए, विद अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम, जो भी उनके थोड़े मोड़े एक्स्ट्रा इनकम है उनके थ्रू, फ्रॉम 1 buffalo दैट द फैमिली पोजेस, जो कि उनके पास एक बुफेलो अवेलेबल है उनकी फैमिली में। सम ऑफ ईयर आफ्टर गोविंद डेड, कुछ सालों के बाद जब गोविंद की डेथ हो गई, दीज लैंड वॉज डिवाइडेड अमॉन्ग 3 sons, और जो 2.25 था हेक्टेयर उन लोग के पास, वो उतने ही लैंड को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया उनके तीनों भाई में। ईच वन नाउ हैज़ अ प्लॉट ऑफ लैंड। अब उन हर एक बेटे के पास उनके जो लैंड बची वो 0.75 हेक्टेयर साइज में। इवन विथ इम्प्रूव इरिगेशन, साथ ही साथ उनके जो इरिगेशन इम्प्रूव हुई एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड उन्होंने यूज़ किया, गोविंद सन्स आर नॉट एबल टू मेक अ लिविंग फ्रॉम देयर लैंड। उस लैंड के हेल्प से भी गोविंद के जो बेटे थे वो अपनी ज़िंदगी व्यतीत नहीं कर पा रहे थे। दे हैव अ लुक फॉर एडिशनल वर्किंग ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर, और उन्होंने कुछ अलग अलग वर्क्स की देखना शुरू कर दिए कुछ पार्ट ऑफ ईयर के बाद। यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स। आपने देखा कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स हैं जो स्कैटर्ड अराउंड द विलेज के अंदर फैले हुए हैं इन द पिक्चर्स। जैसा कि देखिए आपको यहाँ पिक्चर्स में देखने को मिलेगा, छोटे छोटे प्लॉट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो छोटे छोटे प्लॉट्स हैं डिवाइडेड हैं जगह जगह पे, ये छोटे छोटे जो प्लॉट्स हैं ये सब क्या है, ये स्कैटर्ड मीन्स फैले हुए हैं विलेज के अंदर। दीज आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर, ये सारे छोटे छोटे फार्मर्स के द्वारा कल्टिवेट किए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड मोर देन हाफ द एरिया ऑफ द विलेज, उसके अलावा जो मोर देन हाफ एरिया है विलेज का वो कवर्ड है प्लॉट जो कि क्वाइट लार्ज हैं साइज़ में। कुछ कुछ बड़े भी यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे जो बड़े बड़े फार्म है, ये जो एरिया है लैंड है, ये सारे बड़े बड़े जो फार्मर्स हैं उनके द्वारा कल्टिवेटेड कराया जाता है जो क्वाइट लार्ज है साइज में। इन पालमपुर देयर आर 60 फैमिली ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। पालमपुर के अंदर जो 60 फैमिली है वो मीडियम एंड लार्ज फैमिलीज जो हैं लार्ज फार्मर्स हैं जो कि कल्टिवेट करते हैं मोर देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। वो जो हैं वो कल्टिवेट करते हैं 2 हेक्टेयर या 2 से ज़्यादा हेक्टेयर के लैंड पे वो फार्मिंग करते हैं। अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर, जो कुछ लार्ज फार्मर्स हैं वो उनके पास एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर और मोर। कुछ ऐसे लार्ज फार्मर्स भी हैं जिनके पास 10 या 10 से ज़्यादा हेक्टेयर के लैंड्स अवेलेबल हैं। अब देखिए 1.6 में आपको दिखाएगा वर्क ऑन द फील्ड, वीट क्रॉप प्लगिंग बाय ब्लॉक्स। ब्लॉक के द्वारा यहाँ पे वीट को लगाया जा रहा है। शोइंग स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया जा रहा है। कल्टीवेशन बाय ट्रेडिशनल मेथड्स कल्टिवेटेड बाय मॉडर्न मेथड्स ऑफ कटिंग ऑफ क्रॉप्स। देखिए ये क्या है, पहले ये जो हमारा है प्रोसेस, ये हमारा क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है जहाँ पे हाथों से प्लग किया जा रहा है, पेस्टिसाइड छिड़के जा रहे हैं और बुलॉक्स के थ्रू यहाँ पे कल्टीवेशन कराया जा रहा है। पर उसके बाद क्या है, यहाँ पे कल्टीवेशन बुलॉक्स का यूज़ करके प्लग कराया जा रहा है, यहाँ पे पेस्टिसाइड डाले जा रहे हैं और
इनका यूज़ करके कल्टीवेशन कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये मॉडर्न मेथड हो गया और वो ट्रेडिशनल मेथड्स हो गए। इस ग्राफ में देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टीवेटेड एरिया एंड फार्म। कल्टीवेटेड एरिया क्या है, स्मॉलर फार्मर जो है वो लेस देन 2 हेक्टेयर यूज़ करते हैं, वो कौन है, 36% है। और जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं, मतलब येलो वाला जो एरिया हमारा है वो मीडियम एंड लार्ज फार्मर का है, वो जो कि दो हेक्टेयर से ज़्यादा या 2 हेक्टेयर के एरिया में लैंड में वो कल्टीवेट करते हैं। और जो नंबर ऑफ़ फार्मर्स के हिसाब से देख लीजिए तो 20% स्मॉल फार्मर्स हैं हमारे, जो स्मॉल फार्मर्स हैं जो लेस देन 2 हेक्टेयर्स में कल्टीवेट करते हैं, और जो 80% फार्मर्स हैं वो लार्ज मीडियम लार्ज फार्मर्स हैं, जो कि हमारे 64% कल्टीवेटेड एरिया में फार्मिंग करते हैं। तो 80% मतलब कि जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में है हमारे। जो हमारे छोटे छोटे फार्मर्स हैं वो जो हैं हमारे, जो लेस देन 2 हेक्टेयर्स में कम कल्टीवेशन करते हैं, वो 80% में है। और जो हमारे लार्ज और फार्मर्स हैं वो जिनके पास मोर देन 2 हेक्टेयर्स हैं वो क्या है, सिर्फ 20% है। तो मतलब छोटे छोटे फार्मर्स की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है। हु विल प्रोवाइड द लेबर, लेबर कौन प्रोवाइड करेगा? आफ्टर लैंड लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड और लेबर के बाद जो है नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? फार्मिंग रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। फार्मिंग के अंदर जो है वो हार्ड वर्क की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिली, जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं वो अपनी फैमिली के साथ कल्टिवेट करते हैं अपनी खुद की फील्ड। दस दे प्रोवाइड अ लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्फ, साथ ही साथ वो प्रोवाइड करते हैं लेबर जो उनको रिक्वायर्ड होता है फार्मिंग में, खुद के लिए, खुद के फार्मिंग में। मीडियम एंड लार्ज फार्मर हायर अ फार्म लेबर, जो मीडियम और लार्ज फार्मर होते हैं वो हायर करते हैं, मतलब कि उधार पे लोगों को रखते हैं, फार्म लेबर पे लेबर्स को रखते हैं फार्मर को, ताकि वो वर्क करें उनके फील्ड में। फार्म लेबर कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटेड स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। फार्मर लेबर जो होते हैं या तो फिर वो लैंडलेस फैमिली होंगे जिनके पास लैंड ही नहीं होगी, या तो फिर वो फैमिलीज कल्टिवेटेड जो कि स्मॉल प्लॉट्स हो गए उनके पास कल्टिवेशन के लिए, उस फैमिली से बिलोंग करते होंगे। अनलाइक फार्मर, फार्म लेबर डज नॉट हैव अ राइट ओवर द, जो फार्मर्स होते हैं, फार्म लेबर्स होते हैं, उनके पास राइट नहीं होता कि वो क्रॉप ग्रो करे ऑन द लैंड अपनी मर्जी से। इंस्टेंट दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर, जो कि उनको पेड होता है वेजेस, फार्मर के द्वारा पैसा दिया जाता है जो उस ज़मीन के मालिक हैं उनके द्वारा, फ्रॉम हुम दे वर्क, जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। वेजेस कैन बी इन कैश और काइंड ऑफ वेजेस जो हो सकता है या तो फिर कैश होगा या तो फिर क्रॉप के या तो उसको क्रॉप दे देंगे या तो कैश दे देंगे। सम टाइम लेबर गेट मील्स ऑल्सो, कभी कभी उनको लेबर को खाना भी प्रोवाइड किया जाता है। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, जो वेजेस होता है वो रीजन या रीजन के हिसाब से होता है। बहुत जगह बार्टर सिस्टम पहले चलता था, सामान दे के सामान लेने वाला चक्कर, तो इस तरीके से होता था, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, लाइक शोइंग द हार्वेस्टिंग, मतलब कहने का मतलब क्रॉप के बदले क्रॉप, या तो फिर एक फार्म एक्टिविटी के द्वारा दूसरे फार्म एक्टिविटी के लिए, ताकि वो हार्वेस्टिंग अपना कर सके। देयर इज़ ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये एक तरह से वाइड वेरिएशन लाया एम्प्लॉयमेंट में, लोगों को काम करने के लिए मिला, उनको उसके बदले कैश मनी जो भी रिक्वायरमेंट है जिस हिसाब से भी डील किया जाता है उसके हिसाब से। लेबर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस, जो फार्म लेबर थे वो डेली बेसिस पे एम्प्लॉयड होने लगे, मतलब उनको काम मिलने लगा। और फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग, और फॉर द होल ईयर, या तो फिर एक किसी फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग के लिए एक टाइम के लिए, या फिर पूरे साल के लिए उनको हायर किया जाता था। अब देखिए यहाँ पे ये पिक्चर है जो शो कर रहा है, डाला एंड रामकली आर अमॉन्ग द पुअरेस्ट नेटिव ऑफ द विलेज। जो डाला और रामकली हैं ये पुअरेस्ट नेटिव हैं विलेज के अंदर। इन्होंने क्या कहा, वी हैव अ ट्रैक्टर फॉर प्लगिंग, हार्वेस्टिंग, फॉर थ्रेशर्स फॉर थ्रेशिंग, इवन फॉर रिमूविंग अ वीड्स, सम फार्मर्स स्प्रे पेस्टिसाइड्स। ठीक है,
इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ वर्क दीज डेज, आज के समय में ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ओनली द लार्ज फार्मर हायर अस, हमें केवल बड़े बड़े फार्मर्स ही हायर कर सकते हैं। एंड दैट्स टू वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज, और पर आज के समय में ये काफ़ी लिमिटेड नंबर ऑफ होता है। तो घनश्याम, इन्होंने कहा कि घनश्याम द लार्ज फार्मर हैड जस्ट बॉट अ हार्वेस्टर, इन्होंने बताया कि लार्ज फार्मर जो थे वो उन्होंने अभी हार्वेस्टर जस्ट खरीदा है। सो वी आर गोइंग टू गेट इवन अ लेस वर्क ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन इन दिस ईयर, उन्होंने कहा कि अब उन्होंने हार्वेस्टर खरीद लिया है तो हमें काम भी कम मिलेगा इस साल। लास्ट ईयर आई वर्क फॉर लेस देन 5 months इन द होल ईयर, और लास्ट ईयर हमने सिर्फ 5 महीने ही काम किए थे, उससे भी कम महीने में मैंने काम किया था पूरे साल भर में। तो दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क द ब्रिक मेकिंग यूनिट इन रायगंज, इन्होंने कहा कि इस साल मैं अब जाऊंगी देखने काम कहाँ पे, जहाँ पे ब्रिक्स का मैन्युफैक्चर होता है, मतलब जहाँ पे ईंटें बनाए जाते हैं। रायगंज जहाँ है, जहाँ पे ब्रिक मेकिंग होती है, वहाँ पे वो जाएंगी और काम देखेंगी। My situation is not much better due to past debt. The money lender refused to give me money any loan. मेरी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है कुछ समय पहले से, तो इसलिए मुझे कोई भी मनी लेंडर लोन भी नहीं दे रहा है। तो इन्होंने कहा कि आई ओ द लोकल मनी लेंडर्स 2000, मैंने लोकल मनी लेंडर से पैसे लिए हैं। आई हैड टेकन अ 1000 लास्ट समर when no work was available in the field, जब काम नहीं था कोई भी फील्ड में तो मैंने 1000 रुपये लिए थे। How will I ever repay, कैसे मैं इसे रीपे करूँगा। I hardly earn enough for 2 square meal, और मैं बहुत कम ही अर्न कर पाता हूँ इस 2 स्क्वायर मील के अंदर। तो ये कन्वर्सेशन हुआ डाला एंड रामकली के बीच में। डाला इज़ ए लैंडलेस फार्म लेबर, ये डाला कौन है, ये एक लैंडलेस फार्म लेबर है जो वर्क करता है डेली वेजेस पे पालमपुर के अंदर, ठीक है। दिस मीन ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क, ये रोज़ ही अपने काम के लिए देखता है, खोजता है अपने काम करने के लिए, ताकि वो मिनिमम वेज को अर्न कर सके। फॉर अ फार्म लेबर सेटअप बाय गवर्नमेंट इज़, देखिए आज के समय में जो अप्रैल 2011 में गवर्नमेंट ने फार्म लेबर को के लिए मिनिमम वेजेस सेट किया था 115 रुपीज़, ठीक है, पर डे। बट डाला गेट्स ओनली 80 रुपीज़, पर उसको फिर भी मिलता था कितना, 80 रुपये। देयर इज़ हैवी कंपटीशन फॉर वर्क, यहाँ पे क्या हुआ कि हैवी कंपटीशन होने लगा वर्क का अमॉन्ग द फार्म लेबर इन पालमपुर, जो कि पालमपुर के लेबर्स हैं उनके बीच में। सो पीपल एग्री टू वर्क इन द लोअर वेज, तो जब कंपटीशन बढ़ गया तो क्या हुआ कि लोग कम से कम पैसे में काम करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि अगर हम भले गवर्नमेंट 115 रुपये लगा दी है, लेकिन अगर वो देने को राजी नहीं है, बट काम किसी को चाहिए जिसके पास पैसे ही नहीं है, वो क्या कहेगा, ठीक है 115 रुपये ना सही, आप हमको 110 रुपये दो, आप हमको 80 रुपये दो। तो क्या हुआ कि लोग कम से कम वेजेस पे भी तैयार हो गए काम करने के लिए। इससे क्या हुआ, कंपटीशन जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। डाला कंप्लेन अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली, डाला ने इस बारे में कंप्लेन किया किससे, रामकली से, हु इज़ अनदर फार्म ऑफ लेबर, जो कि खुद भी एक लेबर थी, फार्म के अंदर काम करती थी। बोथ डाला एंड रामकली आर अमॉन्ग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज, डाला और रामकली दोनों ही जो थे वो काफ़ी गरीब लोग थे विलेज के अंदर। इन फार्मिंग करने के लिए देखिए हमें कैपिटल की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बिना कैपिटल के आप किसी भी कोई भी काम हो, चाहे प्रोडक्शन करना हो, आपको फार्मिंग करना हो या कुछ भी करना हो, तो उसके लिए आपको कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि आपको पीछे चैप्टर में पता चला था कि कैपिटल 2 तरह का होता है, एक फिक्स कैपिटल होता है और एक आपका वर्किंग कैपिटल होता है, ठीक है। तो कैपिटल की भी ज़रूरत होती है फार्मिंग के अंदर। तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है। यू हैव ऑलरेडी सीन द मॉडर्न फार्मिंग मेथड, जैसा कि आपने ऑलरेडी देख लिया कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल, जो रिक्वायर करता है ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल्स की, ठीक है, क्योंकि आपको कैपिटल की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है मॉडर्न यूज़ में। बिना कैपिटल के आप मॉडर्न टेक्निक का यूज़ नहीं कर सकते। तो सो दैट द फार्मर नाउ नीड मोर मनी देन बिफोर, पहले से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत फार्मर्स को अब फार्मिंग मेथड, नए मॉडर्न फार्मिंग मेथड में ज़रूरत पड़ने लगी।
मोस्ट स्मॉल फार्मर हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। छोटे से छोटे फार्मर्स जो होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो बोरो करते हैं मनी ताकि वो कैपिटल को अपनी अरेंज कर सके। दे बोरो फ्रॉम अ लार्ज फार्मर और द विलेज मनी लैंडर्स। ये पैसे जो बोरो वो करते हैं, कैपिटल्स को जो वो बोरो करते हैं, वो किससे करते हैं? लार्ज फार्मर्स और जो मनी लैंडर्स होते हैं, जो उधार देने वाले होते हैं, और जो ट्रेडर्स होते हैं, उनसे वो बोरो करते हैं अपने कैपिटल के लिए। हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टिवेशन। जो वेरियस इनपुट्स सप्लाई करते हैं, ट्रेडर्स जो हमारे सप्लाई करते हैं इनपुट्स कल्टीवेशन के लिए, उनसे भी। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच अ लोन इज़ वेरी हाई। इस तरह के जो भी लोन होते हैं, जो भी कैपिटल वो बोरो करते हैं, उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कहने का मतलब जब हम कहीं से भी लोन लेते हैं, उधार लेते हैं, तो उस पूरे अमाउंट का कुछ परसेंट जो होता है वो आपको, जब आप पैसे देते हो तो उसको आपको चुकाना पड़ता है पैसे के साथ साथ। मतलब कि आपका जो अमाउंट होगा, जैसे मैंने अगर 1000 लिया है, उस पर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट लग रहा है पर मंथ, ठीक है। तो पर मंथ लग रहा है, तो अगर मैंने 2 महीने में चुकाया तो 20% उसका इंटरेस्ट होगा, तो 200 रुपये हमको उस पर बढ़ा के देना होगा, मतलब 1200 रुपये हमको उसको वापस पे करना पड़ेगा। तो इसके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं पे करने का, तो वो आप कभी जब नेक्स्ट चैप्टर या कहीं होगा तो आपको डिटेल में बताया जाएगा। बट फिलहाल अभी इतना समझ लीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि जो अमाउंट आपने लोन लिया है उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लगाएगा, जो आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है, उस हिसाब से आपका उसको वो पे करना पड़ेगा। तो इस तरह के लोन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन। ये एक तरह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस करता है लोन पे करने वालों पर। सविता इज ए स्मॉल फार्मर। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि सविता एक क्या है? स्मॉल फार्मर है। शी प्लान्स टू कल्टिवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। उसने प्लान किया कि वो वीट कल्टीवेट करेगी, वीट उगाएगी 1 हेक्टेयर जो लैंड उसकी है उस पर। बिसाइड सीड्स, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड शी नीड कैश टू बाय वाटर एंड रिपेयर हर फार्म। उसको ये सारी चीज़ें, सीड्स, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए उसको कैश की ज़रूरत है ताकि वो बाय कर सके वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट। अपने फार्म के जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनको रिपेयर करने के लिए। She estimates that the working capital itself would cost a minimum of ₹3000। उसने एस्टिमेट किया कि उसको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है जो कि कॉस्ट करती है मिनिमम ₹3000। शी डज़ नॉट हैव द मनी। उसके पास पैसे नहीं है। सो ही डिसाइडेड टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह। उसने ये डिसाइड किया कि तेजपाल सिंह से वो पैसे उधार लेगी, जो कि एक लार्ज फार्मर है ना। तेजपाल सिंह एग्री टू गिव अ सविता द लोन। तेजपाल ने एग्री कर दिया कि वो सविता को लोन देगा एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 24% ऑफ 4 मंथ फॉर 4 मंथ। मतलब कि उस जो 3000 वो ले रही है उस पे उसको 24% इंटरेस्ट देना होगा। 4 महीने के लिए वो लोन दे रहा है मतलब सविता को, विच इज़ अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, जो कि बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट है। कहने का मतलब कि 3000 रुपीज़ ले रही है तो उस पर 24% उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। सविता ऑल्सो हैज़ टू प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज अ फार्म लेबर। सविता ने उसको ये भी प्रॉमिस किया कि वो उसके फील्ड में एज अ लेबर वो वहाँ पे उसके फील्ड में काम करेगी ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन। जब हार्वेस्ट सीजन होगा एट ₹35 पर डे, 35 रुपये पर डे पे वो काम करेगी। देखिए गवर्नमेंट तो 115 रुपये पर डे निकाली, पर वो कितने पे रेडी हुई? 35 रुपीज़ पर डे पे। एज यू कैन टेल दिस वेज इज़ क्वाइट लो। आज जैसा कि ये जो वेजेस है वो काफ़ी कम है। सविता नो दैट शी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कंप्लीट हार्वेस्टिंग ऑन हर ओन फील्ड। सविता को पता है कि उसको काफ़ी वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा ताकि वो अपने फील्ड में हार्वेस्टिंग को कंप्लीट कर सके। एंड देन वर्क एज अ फार्म लेबरर, और एक फार्म लेबरर के रूप में काम कर सके फॉर तेजपाल सिंह।
द हार्वेस्ट टाइम इज़ वेरी बिजी टाइम। जो एक हार्वेस्ट पीरियड होता है, टाइम होता है, वो काफ़ी बिजी टाइम होता है। एज अ मदर ऑफ 3 चाइल्ड, एक माँ होना जो कि 3 बच्चों की माँ है, शी हैज़ अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके ऊपर बहुत सारी घर की जिम्मेदारियाँ होती हैं। सविता एग्री टू दीज टफ कंडीशन एज, सविता ने फिर भी एग्री कर दिया इस कठिन परिस्थिति में, एज शी नो गेटिंग अ लोन इज़ डिफ़िकल्ट फ्रॉम अ स्मॉल फार्म, क्योंकि वो जानती है कि किसी भी तरीके का लोन जो है एक छोटे फार्मर को मिलना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इन कॉन्ट्रास्ट टू अ स्मॉल फार्मर के कॉन्ट्रास्ट में देखते हैं कि द मीडियम एंड लार्ज फार्मर हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग। जो मीडियम और लार्ज फार्मर है उनकी खुद की सेविंग्स हैं, बचाए हुए पैसे हैं फार्मिंग के लिए, फार्मिंग के द्वारा। दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड, और वो किसी भी कैपिटल जिसको ज़रूरत है उनके लिए वो उस मनी का अरेंज कर पाते हैं। हाउ डज दीज फार्मर हैव देयर ओन सेविंग, कैसे इन फार्मर्स के पास अपनी खुद की सेविंग है? यू शैल फाइंड द आंसर इन द नेक्स्ट सेक्शन। आप इसको नेक्स्ट सेक्शन में फाइंड करेंगे। वी हैव रीड अबाउट द 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हमने 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंड हाउ दे आर यूज इन फार्मिंग, एंड इसको किस तरीके से वो यूज़ करते हैं फार्मिंग में, ये भी हमने पढ़ा। लेट अस फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो, अब इसको हम यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। अमॉन्ग द 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, 3 फैक्टर जो प्रोडक्शन के हैं, वी फाउंड दैट लेबर इज़ द मोस्ट अबेंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन में। देयर आर मैनी पीपल्स हु आर विलिंग टू वर्क एज अ फार्म लेबर इन द विलेज, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रह रहे हैं और वर्क कर रहे हैं एज अ फार्म लेबर विलेज के अंदर। वेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्क आर लिमिटेड, जहाँ पे वर्क की जो अपॉर्चुनिटी है बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है। दे बिलोंग टू आइदर लैंडलेस फैमिली, या तो वो लैंडलेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, और या तो स्मॉल प्लॉट्स हैं उनके पास, स्मॉल साइज ऑफ प्लॉट्स फैमिलीज से बिलोंग करते हैं। दे आर पेड लोअर वेजेस, उनको लो वेजेस पे किया जाता है, और लीड अ डिफ़िकल्ट लाइफ, और उनके लिए जो भी लाइफ है वो डिफ़िकल्टी से लीड करते हैं। In contrast to labor, dash is a scare factor of production. लेबर के कॉन्ट्रास्ट में अगर देखा जाए तो जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं और जो हमारा कैपिटल है वो एक स्केर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। कैपिटल क्या है? उनके पास क्या होते हैं? एज अ लेबर क्या होता है? उनको पैसे की ज़रूरत है, तो क्या वहाँ पे वो लैंड और जो कैपिटल होगा वो दोनों क्या है? एक स्केयर फैक्टर है। ना उनके पास लैंड अवेलेबल है, ना उनके पास क्या है? मनी अवेलेबल है, तो वो एक स्केर्स रिसोर्स है, स्केर्स फैक्टर है प्रोडक्शन के लिए, जो वहाँ पे लेबर के पास नहीं है। कल्टिवेटेड लैंड एरिया इज डैश, कल्टिवेटेड लैंड एरिया इज, जो वहाँ पे है वो काफ़ी कम है, लो है। मोर ओवर इवन द एग्जिस्टिंग लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जो एग्जिस्ट है लैंड वहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूटेड है डैश अमॉन्ग द पीपल इंगेज इन फार्मिंग, जो फार्मिंग में इंगेज है उनमें अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो बचा हुआ है, क्योंकि किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, किसी के पास है ही नहीं। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स हु कल्टिवेट, यहाँ पे बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स हैं जो कल्टिवेट करते हैं स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड में और जीते हैं लिव इन कंडीशन टू नॉट मच बेटर देन द लैंडलेस फार्म लेबर। जो लैंडलेस फार्म लेबर्स हैं जिनके पास ज़मीन ही नहीं है वो बहुत बेकार कंडीशन में, बहुत अच्छे कंडीशन में वो नहीं अपनी ज़िंदगी बिता रहे। टू मेक द मैक्सिमम यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग लैंड, ताकि हम एग्जिस्टिंग लैंड का मैक्सिमम यूज़ कर सके, फार्मर यूज़ करता है डैश एंड डैश, वो क्या यूज़ करते हैं? मॉडर्न टेक्निक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें वो यूज़ करते हैं। बोथ दीज हैव अ लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, मतलब कि वहाँ पे वो पेस्टिसाइड्स और ये सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे तो उनके क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स में इंक्रीमेंट होगा। मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ डैश, मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो होता है वो ग्रेट डील ऑफ प्रोडक्शन में
तो यहाँ पे क्या था कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। देखिए, जब तक कैपिटल नहीं होगा तब तक मॉडर्न फार्मिंग मेथड भी आप यूज़ नहीं कर पाओगे। उसको अडॉप्ट करने के लिए आपको मनी की रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है। तो स्मॉल फार्मर यूजुअली नीड टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनको ये ज़रूरी होता है कि वो बोरो करें मनी को, ताकि वो कैपिटल को अरेंज कर सके, एंड आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन। और साथ ही साथ वो अपने स्ट्रेस भी लेते हैं ताकि वो पे कर सके उस लोन को जो उन्होंने उधार ली। देयरफॉर कैपिटल टू इज़ अ स्केर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल भी जो है हमारा स्केर्स फैक्टर है प्रोडक्शन के लिए, जो भी फैक्टर है पर्टिकुलरली फॉर द स्मॉल फार्मर्स के लिए ये सिर्फ होता है। थ्रू बोथ लैंड एंड कैपिटल आर स्केर्स। लैंड और कैपिटल दोनों ही स्केर्स रिसोर्सेज हैं, फैक्टर्स है। देयर इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे कुछ बेसिक डिफरेंस है जो दो फैक्टर्स के बीच में है। डैश इज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड क्या है हमारा, नेचुरल रिसोर्सेज है। वेयर कैपिटल इज़ ए मैन मेड। इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज कैपिटल वेयर लैंड इज़ फिक्स। क्या पॉसिबल है, आप कैपिटल इंक्रीज कर सकते हो जहाँ पे लैंड इज़ फिक्स्ड है। Therefore it is very important that we take good care of land। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने लैंड का काफ़ी ध्यान रखें। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज यूज इन फार्मिंग। जो भी अदर रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं वो क्या है, फार्मिंग में जो हम यूज़ करते हैं उनका भी हम काफ़ी अच्छे से ध्यान रखें। जब हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम उसका लंबे समय तक के लिए क्या यूज़ कर पाएंगे। और जब हम लंबे समय तक के लिए यूज़ कर पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, तो उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। 7 इज सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। जो हमारे प्रोडक्ट हैं जो हमने प्रोड्यूस कर लिया, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के बाद जो भी हमारे अपने इट सेल्फ के लिए फार्मर के लिए जो यूज़ करते हैं, उसके अलावा जो सरप्लस अमाउंट ऑफ उनके पास प्रोडक्ट होता है उसके सेल के बारे में अब हम यहाँ पढ़ेंगे। लेट अस सपोज दैट द फार्मर हैव अ प्रोड्यूस वीट ऑन देयर लैंड। अब आप यहाँ सपोज करिए कि फार्मर जो है वो प्रोड्यूस करता है लैंड पे वीट यूजिंग द 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। साथ ही साथ प्रोडक्शन फैक्टर को यूज़ करके द वीट इज़ हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज़ कम्प्लीट। जो वीट है वो हार्वेस्टेड हुआ और प्रोडक्शन कम्प्लीट हो गया। वॉट डू द फार्मर डू विद द वीट। तो अब ये फार्मर क्या करेगा इस वीट के साथ, दे रिटेन अ पार्ट ऑफ द वीट फॉर द फैमिली कंजम्पशन। वो क्या करेगा, पहले कुछ पार्ट ऑफ वीट जो है वो अपने फैमिली कंजम्पशन के लिए रख लेगा एंड सेल द सरप्लस वीट। और जो बचा हुआ सरप्लस वीट रहेगा, बचा हुआ एक्स्ट्रा वीट जो रहेगा उसको वो क्या करेगा, सेल कर देगा मार्केट में। स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद सन, जैसे कि छोटे छोटे सविता और गोविंद सन जो हमने यहाँ फार्मर देखे थे, हैव अ लिटिल सरप्लस वीट। उनके पास बहुत थोड़े अमाउंट ऑफ सरप्लस वीट थे बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल। क्योंकि उनकी जो टोटल प्रोडक्शन ही हो रही थी वो ही छोटी थी, वही कम था। एंड फ्रॉम दिस इज ए सस्टेनेबल शेयर इज केप्ट फॉर देयर ओन फैमिली नीड। तो वो क्या है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने खुद के फैमिली के नीड के लिए ही रख ले रहे थे। तो क्या उनके पास और ज़्यादा थोड़े से ही सरप्लस अमाउंट ऑफ वीट बचते थे कि वो सेल कर सके। सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर हु सप्लाई वीट टू अ मार्केट। तो जो मीडियम और लार्ज फार्मर हैं वो ही जो है वो वीट का जो मार्केट में सप्लाई कर पाते हैं क्योंकि उनके पास सरप्लस अमाउंट ज़्यादा होता है। इन द पिक्चर 1.1 यू कैन सी द बुलॉक कार्ट स्ट्रीमिंग इनटू द मार्केट, ईच कैरी लोड ऑफ वीट। कहने मतलब आप पिक्चर 1.1 में जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक बुलॉक कार्ट है जो स्ट्रीम कर रहा है मार्केट के अंदर, जो कैरी किया हुआ है वीट का पूरा लोड अपने उसमें बुलॉक कार्ट में। द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द वीट एंड सेल इट फर्दर टू द शॉपकीपर। यहाँ पे ट्रेडर्स जो मार्केट में अवेलेबल है वो उस वीट को खरीदेंगे और फर्दर जो शॉपकीपर्स हैं उनको बेच देंगे टाउन के अंदर, इन द टाउन एंड सिटी साइड, टाउन और सिटीज़ के अंदर। तेजपाल द लार्ज फार्मर, जो तेजपाल सिंह था वो लार्ज फार्मर था, हैज़ अ सरप्लस ऑफ 350 कुंटल ऑफ वीट। उसके पास 350 कुंटल ऑफ वीट जो सरप्लस था फ्रॉम ऑल हिज लैंड, उसके पूरे जितनी भी ज़मीन थी उसमें से। ही सेल द सरप्लस वीट एट रायगंज मार्केट, उसने अपने सारे सरप्लस वीट को रायगंज मार्केट में बेच दिया एंड हैज़ अ गुड अर्निंग। उससे क्या हुआ, उसको अच्छी खासी अर्निंग हो गई। व्हाट डज तेजपाल सिंह डू विथ हिज अर्निंग। तो अब तेजपाल उस अर्निंग के साथ क्या करेगा। लास्ट ईयर तेजपाल सिंह ने
हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट। तेजपाल सिंह ने लास्ट ईयर अपने सारे ज़्यादा से ज़्यादा मनी को क्या किया था, बैंक अकाउंट में डाल दिया था। लेटर ही यूज द सेविंग फॉर लेंडिंग टू फार्म। फिर उसके बाद जो बचे हुए पैसे थे उसको उसने क्या यूज़ किया, उसको सेव किया उसने, ताकि जो फार्मर उनसे पैसे उधार लेने आए उनको वो दे सके। लाइक सविता हुवर इन नीड ऑफ फॉर लोन। जैसे कि सविता उसके पास गई थी लोन की जब उसको ज़रूरत थी तब, तो ऐसे लोगों के लिए वो क्या किया, जो बचे हुए पैसे थे उनको एक साइड कर दिया और जो बचे हुए पैसे थे उसने ज़्यादातर पैसे को बैंक अकाउंट में डाल दिया। ही ऑल्सो यूज द सेविंग टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल। उसने उसको एक सेविंग की तरह यूज़ किया ताकि वो यूज़ कर सके वर्किंग कैपिटल के लिए, जो कि फार्मर के लिए यूज़ में आएंगे इन द नेक्स्ट सीजन, जो नेक्स्ट सीजन आएगी उसमें। दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान टू यूज़ हिज अर्निंग। तेजपाल सिंह ने इस बार प्लान किया कि वो अपनी अर्निंग से एक अनदर ट्रैक्टर खरीदेगा। अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स कैपिटल। और जो ट्रैक्टर वो खरीदेगा वो उस तरीके से उसका फिक्स कैपिटल जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। देखिए वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल में मैंने आपको पीछे डिफरेंस बता दिया था। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, अपने फिक्स कैपिटल को इंक्रीज कर रहा है। लाइक तेजपाल सिंह अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। तेजपाल सिंह की तरह जो और भी लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स हैं वो भी अपने सरप्लस चीज़ों को सेल कर रहे हैं। अ पार्ट ऑफ द अर्निंग इज सेव्ड एंड केप्ट फॉर अ बाइंग कैपिटल। और जो उनको अर्निंग हो रही है उस सेल करने के बाद वो उससे क्या कर रहे हैं, कुछ पार्ट जो है वो सेव कर रहे हैं और कुछ पार्ट जो है वो कैपिटल को खरीदने के लिए नेक्स्ट सीजन के लिए वो अपना स्टार्ट कर रही हैं। दस दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल फॉर फार्मिंग। इस तरीके से वो अपने कैपिटल को अरेंज करते हैं ताकि वो फार्मिंग के लिए यूज़ करें, फॉर देयर ओन सेविंग, अपने खुद के सेविंग के लिए। सम फार्मर माइट ऑल्सो यूज़ द सेविंग टू बाई कैटल। कुछ फार्मर उसका यूज़ अपने खुद के सेविंग करते हैं ताकि वो कैटल खरीद सके, ट्रक्स खरीद सके, और टू सेटअप अ शॉप, और ताकि वो शॉप भी सेटअप कर सके। एज वी शैल दिस कॉन्स्टिट्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फार्म एक्टिविटीज़। तो इस तरह की जो भी कैपिटल्स होंगे वो क्या हमारे आएंगे, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में, क्योंकि ये फार्मिंग से रिलेटेड नहीं आएगा। ये क्या आएगा, ये ट्रक्स खरीद रहा है, ये शॉप ओपन करना चाह रहा है, ठीक है। साथ ही साथ वो क्या कर रहा है, एक कैपिटल की तरह यूज़ कर रहा है कि वो नेक्स्ट सीज़न में अपना ट्रैक्टर नया यूज़ करेगा, खरीद रहा है इसलिए, और लोगों को उधार देने के लिए, लोन देने के लिए। तो ये सब क्या है, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ है जो फार्मिंग में यूज़ नहीं किए जा रहे हैं। हाँ, हालांकि फार्म के चीज़ों में हेल्प करने वाली चीज़ों के लिए ही वो पैसे हैं, लेकिन फिर भी वो फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है, इसलिए वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। वी हैव लर्न अबाउट फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन। जैसा कि हमने पढ़ा था कि प्रोडक्शन एक्टिविटी जो पालमपुर के अंदर है वो बहुत मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है फार्मिंग वहाँ की, पालमपुर की। वी शैल नाउ टेक अ लुक एट सम ऑफ द नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटी। अब हम क्या देखेंगे, अभी तक हमने फार्म एक्टिविटी देखी थी, अब हम देखेंगे नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को, ठीक है। ओवर 25% ऑफ द पीपल, 25% जो लोग हैं वहाँ पे पालमपुर के अंदर जो काम करते हैं वो इंगेज हैं इन एक्टिविटीज़ अदर देन एग्रीकल्चर। जो अदर एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर से हैं, एग्रीकल्चर के अलावा जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें इंगेज है। जैसे डेयरी, द कॉमन एक्टिविटीज़। डेयरी क्या है, कॉमन एक्टिविटी है। डेयरी इज़ ए कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। पालमपुर की बहुत सारी फैमिलियों में ये डेयरी क्या है, ये कॉमन एक्टिविटी है। पीपल फीड देयर बुफेलोज ऑन वेरियस काइंड ऑफ ग्रास एंड जोवर्स। जो जोवर्स वगैरह, बाजरा वगैरह वहाँ उगाया जाता था वो ही उस चीज़ का वो यूज़ करके अपने बुफेलोज को वो फीड कराते थे। एंड दैट ग्रो ड्यूरिंग द रेजिंग सीजन, जो कि रेनी सीजन में ग्रो किया जाता था। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज। और जो उनकी बुफेलोज होती थी वो दूध देती थी और उस दूध को वो क्या करते थे, रायगंज में बेच देते थे। द नियर बाई लार्ज विलेज, जो उनके पास ही एक लार्ज विलेज था, कौन, रायगंज। टू ट्रेडर फ्रॉम शाहपुर टाउन, जो 2 ट्रेडर थे शाहपुर टाउन के, हैज सेटअप अ कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर। उन्होंने एक सेटअप किया कम चिलिंग सेंटर एट रायगंज, रायगंज के अंदर, जहाँ पे मिल्क इज़ ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे द टाउन एंड सिटी, जहाँ से कि मिल्क को ट्रांसपोर्ट किया जाता था अलग अलग टाउन्स एंड सिटीज़ से दूर, ठीक है।
An example of small scale manufacture in Palampur. At present, less than 50 people are engaged in manufacturing in Palampur. 50 लोग जो थे वो इंगेज थे मैन्युफैक्चरिंग में पालमपुर के अंदर एट द प्रेजेंट टाइम. अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स अ प्लेस इन द बिग फैक्ट्रीज, और जो मैन्युफैक्चरिंग था वो क्या किया, वो टेक प्लेस किया कहाँ पे, बिग फैक्ट्रीज के अंदर, इन द टाउन एंड सिटीज़. जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं और जो टाउन्स एंड सिटीज़ के अंदर उनमें. ठीक है. मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड. जो पालमपुर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग था वो इन्वॉल्व करता था काफ़ी सिंपल प्रोडक्शन मेथड एंड आर डन ऑन ए स्मॉल स्केल, जो कि कंप्लीट किया जाता था स्मॉल स्केल्स पे. दे आर कैरीड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर. जो कि कैरी किया जाता था, मतलब किया जाता था ज़्यादातर घर में या फिर जो भी फील्ड होता था फील्ड में, और फैमिली मेम्बर्स के थ्रू ही या फैमिली लेबर्स के हेल्प से ही कर लिया जाता था. रेयरली यार लेबर हायर, बहुत रेयर था कि किसी लेबर को हायर करना पड़े. मिस्रील्स हैज़ अ परचेज अ मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन. यहाँ पे एक मिस्री लाल है जिन्होंने एक परचेज किया मैकेनिकल शुगर केन मशीन को, जो कि क्रश करता था मशीन. रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता था. एंड हैज़ सेटअप इट अप ऑन हिज फील्ड, और उन्होंने इसको सेटअप किया कहाँ, अपने फील्ड पे, अपनी ज़मीन पे. शुगर केन क्रशिंग वॉज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलक. शुगर केन क्रशिंग जो था पहले किसके थ्रू किया जाता था, बुलॉक के थ्रू किया जाता था, बैलों के थ्रू. बट पीपल्स प्रिफर टू डू इट बाय मशीन दीज डेज. बट आज के समय में लोग इसको मशीन के द्वारा करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं. मिस्ट्री लाल ऑल्सो बाइज शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स. मिस्ट्री लाल ने जो शुगर केन था वो अलग अलग फार्मर से खरीदा. एंड प्रोसेस इट इनटू द जैगरी, और इसको प्रोसेस किया किसमें, गुड़ बनाने में. द जैगरी इज देन सोल्ड टू ट्रेडर्स. फिर उस जैगरी को उन्होंने सोल्ड किया किसको, ट्रेडर्स को सेल किया शाहपुर के अंदर. इन द प्रोसेस मिस्ट्री लाल मेक अ स्मॉल प्रॉफिट. इस प्रोसेस के थ्रू मिस्ट्री लाल ने प्रॉफिट कमाई, स्मॉल प्रॉफिट्स अर्न किए. द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर. पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड. यहाँ के पीपल जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, जो शॉपकीपर्स हैं वो इन्वॉल्व इन ट्रेड है. एक्सचेंज ऑफ गुड, जो गुड्स को एक्सचेंज करते हैं. आर नॉट मैनी इन पालमपुर. बहुत ज़्यादा लोग ऐसे नहीं हैं पालमपुर के अंदर. द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर हु बाय वेरियस गुड. जो ट्रेडर्स हैं पालमपुर के वो शॉपकीपर्स जो हैं पालमपुर के, वो वेरियस गुड्स खरीदते हैं फ्रॉम होलसेल मार्केट से, जहाँ पे इकट्ठा सामान मिलता है वहाँ से, इन द सिटीज़ से जा कर के, एंड सेल देम इनटू द विलेज, और फिर उसको विलेज के अंदर वो बेच देते थे. यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर्स. आप उस विलेज के अंदर छोटे छोटे जनरल स्टोर्स देखेंगे जो कि सेल कर रहे हैं वाइड रेंज ऑफ आइटम्स, जैसे कि राइस, चावल, वीट, गेहूँ, शुगर, टी, ऑयल, चीनी, चाय, तेल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल, नोटबुक, पेंसिल, मतलब एक तरह से वो ग्रॉसरी स्टोर्स टाइप का, पेन, पेंसिल, इवन सम क्लॉथ्स ऑल्सो. तो इस तरह के आपको जनरल स्टोर्स विलेज के अंदर देखने को मिल जाएंगे. अ फ्यू ऑफ फैमिलीज हुज हाउस आर क्लोज टू द बस स्टैंड हैव यूज्ड अ पार्ट ऑफ स्पेस टू ओपन अ स्मॉल शॉप्स. जिन फैमिलीज़ का घर थोड़ा सा क्लोज है बस स्टैंड के, वो यूज़ करते हैं स्पेस जो ओपन करते हैं अपने छोटे छोटे स्मॉल शॉप्स को. दे सेल ईटेबल्स, ताकि वो ईटेबल्स चीज़ों को बेच सके, जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, क्योंकि बस स्टॉप पे ऑलरेडी जो आने वाले लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, वो खाते पीते रहते हैं. ऑब्वियस सी बात है, वो सफ़र कर रहे हैं, तो उनको क्या है कि खाने पीने की भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है. तो वो छोटे मोटे ऐसे शॉप्स वहाँ पे खुल गए जो रिक्वायर होंगे वहाँ पे. तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, करीम है. करीम हैज़ ओपन अ कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज. करीम ने एक कंप्यूटर क्लास खोला विलेज के अंदर. इन रिसेंट ईयर अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव बीन अटेंडिंग अ कॉलेज इन शाहपुर. इस समय प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि अटेंड कर रहे हैं कॉलेज शाहपुर टाउन में. करीम फाउंड दैट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम अ विलेज आर ऑल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लास. करीम ने ये देखा कि वो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो विलेज के अंदर हैं वो कंप्यूटर क्लास भी अटेंड कर रहे हैं टाउन के अंदर. देयर आर 2 वुमेन इन द विलेज. वहाँ पे 2 वुमेन हैं जो कि विलेज के अंदर हु हैड अ डिग्री इन कंप्यूटर, जिनके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री है, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो टू एम्प्लॉय दैम. उन्होंने करीम ने ये डिसाइड किया कि वो उनको एम्प्लॉय करेगा. ही बॉट कंप्यूटर एंड सेट अप द क्लास. और उसने कंप्यूटर ख़रीदा और सेट किया
क्लास के अंदर इन द फ्रंट रूम ऑफ देयर हाउस, अपने रूम घर के पहले कमरे में, ओवरलुकिंग द मार्केट, मार्केट को देखते हुए, जो कि मार्केट से ईजिली आपको दिख जाए कि हाँ यहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस चलती है। हाई स्कूल स्टूडेंट हैव स्टार्टेड अटेंडिंग दैम इन ए गुड नंबर, और जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स थे वो वहाँ पे स्टार्ट कर लिए धीरे धीरे वहाँ पे अटेंड करना कंप्यूटर क्लास को। नंबर 4, ट्रांसपोर्ट अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। ट्रांसपोर्ट क्या है? एक फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है। जैसे कि पहले किस तरीके से यूज़ किया जाता था ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को, अब उसी तरीके से बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ आ गई है जो इस चीज़ को काफ़ी फास्ट और इजी वे में हो रहा है किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। तो देयर आर वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। यहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स चलते हैं जो रोड कनेक्ट करता है पालमपुर टू रायगंज, जैसे रिक्शा वाला, टांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर एंड पीपल ड्राइविंग अ ट्रेडिशनल बुलॉक कार्ट, साथ ही साथ बोगे एंड पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विस। तो ये सारी जो व्हीकल्स हैं वो सारी देखने को मिलती है रोड के ऊपर। दे फेरी अ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये लोग क्या करते हैं, वो ये पीपल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे गुड को लेके जाते हैं एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट, और इसके रिटर्न में उनको वहाँ पे पैसा मिलता है। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर। और जो लोग इस चीज़ में ट्रांसपोर्ट में मतलब कि आने जाने की सुविधा में इन्वॉल्व हैं वो काफ़ी तेज़ी से ग्रोन किए हैं लास्ट सेवरल ईयर से। जैसे किशोरा इज़ ए फार्म लेबर, एक किशोरा है जो कि फार्म लेबर हैं। लाइक अदर सच लेबर, जैसे बाकी सब लेबर्स हैं वैसे ही किशोरा फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू मीट हिज फैमिली नीड। वो काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस कर रहे थे अपनी फैमिली के बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने में। तो क्या हुआ उन्होंने कि उनको जो वेजेस मिलती थी उससे उनका पूरा जो है घर का जो बेसिक नीड होता है वो फुलफ़िल नहीं हो पा रहा था, पूरा नहीं हो पा रहा था। तो अ फ्यू ईयर बैक किशोरा, कुछ समय पहले जो किशोरा थे वो उन्होंने लोन लिया था बैंक से। दीज वाज अंडर अ गवर्नमेंट प्रोग्राम, ये एक गवर्नमेंट प्रोग्राम है जहाँ पे गिविंग अ चीप लोन, जहाँ पे वो चीप लोन प्रोवाइड करते हैं लैंडलेस हाउस होल्ड को, जिनके पास घर नहीं है, जिसके पास लैंड नहीं है। तो किशोरा ने बॉट किया एक बुफेलो विद दिस मनी, उस पैसे से उन्होंने बुफेलो खरीदा। नाउ ही सेल द बुफेलो मिल्क, अब वो क्या करते हैं उस बुफेलो के मिल्क को बेचते हैं। फर्दर ही हैड अटैच अ वुडन कार्ट, और उसके बाद उन्होंने उसमें एक वुडन कार्ट को अटैच कर दिया उसके बुफेलो के साथ एंड यूज़ इट टू अ ट्रांसपोर्ट, उसको यूज़ करने लगे वो ट्रांसपोर्ट के लिए, अलग अलग तरीक़ों की चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एक वीक के अंदर वंस अ वीक, एक वीक में ही गोज़ टू अ रिवर गंगा, उन्होंने रिवर गंगा की तरफ गए टू ब्रिंग अ बैक क्ले फॉर द पोर्टर, उन्होंने वहाँ से क्ले लिया पॉटर के लिए। और सम टाइम ही गो टू द शाहपुर विथ लोड ऑफ जैगरी, और कभी कभी वो शाहपुर भी जाते थे जैगरी को लोड करके, गुड़ को लोड करके और अदर कमोडिटीज़ को भी लेकर के। एवरी मंथ ही गेट सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट, और हर मंथ उनको कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट का वर्क मिल जाता था। एज अ रिजल्ट किशोरा इज़ एबल टू अर्न मोर देन व्हेन ही यूज्ड टू डू सम ईयर बैक, पहले जितना वो कमाते थे उसके हिसाब से अब किशोरा को ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग होने लगी थी। तो आइए समरी देखते हैं। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज, ठीक है। ओवर द ईयर देयर हैज़ बीइंग मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द वे फार्मिंग इज प्रैक्टिस, मतलब फार्मिंग जो थी एक मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी थी विलेज के अंदर, जहाँ पे बहुत साल से क्या हो रहा था कि बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चेंजेस हुई। जिस तरीके से फार्मिंग को किया जाता था उसमें काफ़ी चेंजेस आई। उन्होंने अलाउ किया कि फार्मर को वो प्रोड्यूस करें ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप, मोर क्रॉप्स फ्रॉम द सेम अमाउंट ऑफ लैंड, वो जो सेम अमाउंट ऑफ लैंड है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत ज़रूरी अचीवमेंट था उनको जो प्रोग्रेस हुआ। सिंस लैंड इज़ फिक्स एंड स्केयर, क्योंकि लैंड जो होता है वो फिक्स्ड होता है और बहुत ही कम अवेलेबल होता है। बट इन रेजिंग अ प्रोडक्शन, ज़्यादातर प्रोडक्शन को रेज करने से क्या हुआ, उनके ग्रेट डील ऑफ प्रेशर आया उसमें, और हैज़ बिन पुट ऑन लैंड, और जो कि लैंड पे उन्होंने लगाया एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर उन्होंने लगाया, ताकि उनको क्या हुआ प्रोडक्शन में रेज हुआ। न्यू वे ऑफ फार्मिंग नीड अ लेस नीड, जो नया तरीका फार्मिंग का आया उसको कम से कम लैंड की ज़रूरत पड़ने लगी, बट मच मोर ऑफ कैपिटल, पर कैपिटल की
ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी। भले ही उनको लैंड कम ज़रूरत पड़ी बट उनको कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी। द मीडियम एंड लार्ज फार्मर आर एबल टू यूज़ देयर ओन सेविंग। जो मीडियम और लार्ज फार्मर थे वो अपनी ओन सेविंग को यूज़ कर लेते थे फॉर प्रोडक्शन, टू अरेंज फॉर कैपिटल ड्यूरिंग द नेक्स्ट सीजन के लिए कैपिटल का भी यूज़ कर लेते थे। पर दूसरी तरफ जो स्मॉल फार्मर्स थे वो कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 80% ऑफ टोटल फार्मर इंडिया। जो 80% टोटल फार्मर थे, स्मॉल फार्मर्स थे, उनको डिफ़िकल्टीज़ ऑब्टेन हुई कैपिटल को ऑर्गेनाइज करने में बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज़ ऑफ द प्लॉट। क्योंकि उनके छोटे छोटे प्लॉट्स थे, देयर प्रोडक्शन इज़ नॉट इनफ, उनका प्रोडक्शन भी बहुत कम होता था। द लैक ऑफ सरप्लस मीन दैट दे आर अनएबल टू ऑब्टेन अ कैपिटल। उनके पास जो सरप्लस की कमी होने लगी और इससे कि वो कैपिटल को नहीं ऑब्टेन कर पाते थे और सेव भी नहीं कर पाते थे और उसकी वजह से उनको बोरो करना पड़ता था। Beside the debt, many of the small farmer have to do additional work. इसकी वजह से क्या हो गया कि वो बहुत सारे लोग जो हैं वो डेप्थ में चले गए। Many of the small farmers have to do, और उसकी वजह से कर्ज में जाने के बाद जो क्या हुआ कि उनको बहुत सारे एडिशनल वर्क को परफॉर्म करना पड़ा एज अ फार्मर लेबर, ताकि वो फीड कर सकें अपने आप को या खुद की फैमिली को। लेबर बीइंग एन मोस्ट अबेंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो लेबर था वो बहुत काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर था प्रोडक्शन का। इट वुड बी आइडियल इफ़ न्यू वे ऑफ फार्मिंग यूज्ड मच मोर लेबर। तो ये काफ़ी आइडियल हुआ जब नए फार्मिंग का यूज़ किया गया ताकि मोर लेबर्स को यूज़ किया जाए। अनफॉर्चुनेटली सच अ थिंग हैज़ नॉट हैपेंड, बट ऐसा नहीं हुआ। दे यूज़ लेबर ऑन फार्म इज़ लिमिटेड। जो लेबर थे उनका फार्म में लिमिटेड यूज़ होने लगा। द लेबर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी इन द माइग्रेटिंग फॉर नेबर विलेजेस। और जो लेबर थे वो अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगे अगल बगल वाले पड़ोस वाले विलेजेस, टाउन और सिटीज़ में, ताकि वो काम कर सके। सम लेबर्स हैज़ एंटर द नॉन फार्म सेक्टर इन द विलेज। कुछ ऐसे लेबर थे जो नॉन फार्म सेक्टर्स में भी चले गए, जैसे डेयरी वगैरह हो गए। ये सारे क्या हो गए, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हो गई। एट प्रेजेंट द नॉन फार्म सेक्टर इन द विलेज इज़ नॉट वेरी लार्ज। तो प्रेजेंट टाइम में क्या था कि नॉन फार्म सेक्टर जो था विलेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा नहीं था। आउट ऑफ द एवरी 100 वर्कर्स इन द रूरल एरिया इन इंडिया, जो 100 वर्कर्स थे उनमें से आउट ऑफ द एवरी 100 वर्कर्स जो था रूरल एरिया के अंदर जो भी इंडिया में थे, ओनली 24% जो थे वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में इंगेज थे। 100 वर्कर्स के बीच में केवल 24 जो थे वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में इंगेज थे। थ्रू देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटी, क्योंकि वहाँ पे वैरायटी ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ थी विलेजेस के अंदर। वी हैव ओनली सीन अ फ्यू एग्जाम्पल। यहाँ पे हमने कुछ ही एग्जाम्पल्स देखे। द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन ईच क्वाइट स्मॉल। जो नंबर ऑफ पीपल थे वो एम्प्लॉयड हुए इसमें बहुत छोटे अमाउंट में। इन द फर्दर one would like to see more non-farm production activities in the village। फ्यूचर में यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि जो नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ थी विलेज के अंदर वो देखने को मिली। अनलाइक फार्मिंग, नॉन फार्म एक्टिविटी रिक्वायर लिटिल लैंड, क्योंकि नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को लैंड बहुत कम ज़रूरत पड़ती थी। पीपल विल सम अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन सेटअप अ नॉन फार्म एक्टिविटीज़। लोगों के लिए अगर कम अमाउंट ऑफ कैपिटल हो तो वो ईजिली अपने नॉन फार्म एक्टिविटी को सेटअप कर लेते थे। हाउ डज़ वन ऑब्टेन दिस कैपिटल। तो यहाँ पे कैसे उन्होंने ऑब्टेन किया कैपिटल को। वन कैन अदर यूज़ हिज ओन सेविंग। एक तो वो अपने खुद के सेविंग को यूज़ कर सकते थे, बट मोर ऑफन हैज़ टू टेक अ लोन। या फिर जो और भी लोग थे जिनके पास अपनी खुद की सेविंग नहीं थी वो क्या करते थे, लोन लेते थे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट लोन बी एबल टू एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। पर ऐसा होना चाहिए कि जो भी लोन उन्होंने लिया वो इम्पॉर्टेंट होना चाहिए कि वो लो रेट पे हो, सो दैट इवन अ पीपल विदाउट सेविंग कैन स्टार्ट सम नॉन फार्म एक्टिविटी। ताकि वो जो लोग हैं वो अपनी बिना किसी सेविंग के ही अपनी नॉन फार्म एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकें। अनदर थिंग विच इज़ एसेंशियल फॉर एक्सपेंशन ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटी। जो और भी चीज़ें हैं जो एसेंशियल है हमारे नॉन फार्म एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, इज़ टू हैव अ मार्केट होना चाहिए वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कैन बी सोल्ड। जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं वो वहाँ बेचें। अब देखिए, अगर आपके पास मार्केट ही नहीं है तो आप उस गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करके करोगे भी क्या। आपको सोल्ड करने के लिए मार्केट की भी तो ज़रूरत है ना, तो वहाँ पे मार्केट की भी रिक्वायरमेंट पड़ती थी। इन पालमपुर वी सॉ द नेबरिंग विलेज टाउन्स एंड सिटीज़। हमने पालमपुर में देखा कि वहाँ पे कुछ नेबर्स विलेज थे, जो पड़ोसी विलेज थे, टाउन और सिटीज़ थी, वो प्रोवाइड करती थी मार्केट, ताकि वहाँ पे वो मिल्क, जैगरी, गुड़, दूध और वीट, ये सारी चीज़ों को
वहाँ पे वो प्रोवाइड करा सके। एज मोर विलेज गेट कनेक्टेड टू टाउन एंड सिटी, और जो और भी विलेजेस थी वो कनेक्ट हो सकें टाउन और सिटीज़ से, ताकि थ्रू गुड रोड, अच्छी रोड्स हों, ट्रांसपोर्ट्स हों और टेलीफोन्स की फैसिलिटी हो, इट इज़ पॉसिबल दैट द अपॉर्चुनिटी फॉर नॉन फार्म एक्टिविटी। और ये सारी चीज़ें अगर अवेलेबल होंगी तो ही अपॉर्चुनिटी वो नॉन फार्म एक्टिविटी का पॉसिबल हो पाएगा विलेज के अंदर। वुड इंक्रीज इन द कमिंग ईयर, जो कि आने वाले समय में धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कहीं भी किसी भी तरह का इशू हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच।